कि अगर मैं फिर जन्म लूँ ना राकेश भाई, फिर आईपीएस बनना चाहिए, लेकिन फिर भी मैंने छोड़ दिया। यू अंडरस्टैंड कि किसी चीज़ से जिससे इतनी मोहब्बत है उसको आप अगर छोड़ते हैं तो यानी कि कारण कुछ बहुत बड़ा है। पे रोज़ गोलियां चल रही हैं, रोज़ बम फट रहे हैं, लोग मर रहे हैं, और उसमें आपका भाई खड़ा हो जाता वहाँ पे, उसको भेज दिया जाता है कि भैया एक तरफ AK-47 या ग्लॉक पिस्टल लगा लिया, 2 ग्रेनेड डाल दिया, अब जाओ जंगल में सिमसांग नदी क्रॉस करो और उनके कैंप्स उड़ाओ। वो पीछे की ये कहानी है कि मेरा जिंदा नहीं होना था। अच्छा, मैं आज जिंदा हूँ। कई 100 इनकाउंटर्स आप फेस करते हैं, 10-20 नहीं, कई 100 इनकाउंटर्स आप फेस करते हैं जहां पे आप इक्वली मरने के कगार पे हो। इंसान को चलना ढंग से सहूर से ना आता हो, तब बिहार यहाँ पे वो लीड कर रहा था, संस्कृति फैला रहा था, संस्कृति सिखा रहा था, धर्म का प्रचार इस यहाँ से हो रहा था। उस बिहार की हालत देखिए आज। मैं सच में एक्सपेक्ट करता हूँ अपने भाई बहनों से जो मेरे बिहार के, यार साथ मिलते हैं ना, है ना, काम करते हैं। मैं देखो सब छोड़ के आया हूँ, इस बात की तो कदर करें। अब थोड़ा तो आगे बढ़िए, थोड़ा तो हाथ बढ़े। मैं इतना मजबूत थोड़ी हूँ जो मैं अकेले कुछ कर पाऊंगा। हम सब मिल के बिहार बनाएंगे, बिहार हम सबका। तो कहते हैं हमने ये सीखा, मुश्किल वक्त कमांडो सख्त। अच्छा है ना, तो मुश्किल वक्त कमांडो सख्त। कमांडो सख्त। अच्छा, हाँ, तो हम लोग कमांडो ही हैं, तो कमांडो सख्त। तो जहाँ मुश्किल, तो मुझे लगता था हाँ अब आएगा मजा, लेकिन सबने ऐसे मेरे सर पे थोपा उस बात को कि एज इफ कि मैं ही निकल के जाके गोली मार दिया या मैंने मरवा दिया। अच्छा, ये आप पे ब्लेम था? ये मुझ पे ब्लेम था क्योंकि Okay. सब हो गया, इंक्वायरी हो गया, सब हो गया, कुछ नहीं था। एक माफिया काम कर रहा था जो वहाँ ड्रग्स सिंडिकेट में, तो वो पूरी तरह से लग गया कि इसका ट्रांसफर कराया जाए, कैसे भी इसके ऊपर एक्शन लिवाया जाए। तो क्या एक्शन लोगे मेरे ऊपर? वो उस दिन मेरे को सेट हो गया था वो दिमाग में, वो हिट किया था मुझे वो चीज़ कि यार ये नौकर बनने नहीं ऊपर गए उस दिन। हाँ, कि नौकर बनने नहीं आऊँ मैं यहाँ पे, मैं एक सेवक बनने आया था। तुम तो नौकर बना दिया यार। ऐसा नहीं कर देना कि कोई पुलिस राज या मिलिट्री राज नहीं करना है, लेकिन ऐसा भी नहीं करना है कि पुलिस कुछ भी करने से पहले 10 बार किसी नेताजी से पूछे कि सर ये करना है कि नहीं करना है, सर इसको पकड़ना है कि नहीं पकड़ना है, ये राजनीतिक कुछ लोचा तो नहीं हो जाएगा इसको करने। अरे भाई, आप राजनीति करने नहीं आए हैं पुलिस में। और जो राजनेता है वो भी धर्मपरायण हो, उसको भी सिंसियरिटी हो कि पर्पस क्यों वो इस गद्दी पे बैठा क्यों। एक गद्दी पे एंजॉय करने नहीं बैठा, वहां पावर के लिए नहीं बैठा, सेवा करने बैठे। ये एक अपॉर्चुनिटी होता है, लोग इस अपॉर्चुनिटी को नहीं समझते। उनको लगता है गद्दी मिला ना तो अब आराम करने का है, हम बैठ लिए, पूरा मजा मिल गए, अब पीठ दर्द कर गया बैठते बैठते, अब बेटा को बैठा दे नहीं मिला बेटा तो भतीजा को बैठा दे, वो नहीं मिलता तो बीवी को बैठा दे कुछ कांड हो जाए तो हल्ला गुल्ला मच जाएगा। हम लोग भी सब समाज में से मोमबत्ती लेके निकल जाते हैं एक उस दिनों के लिए। हाँ, मोमबत्ती लेके निकल। भाई ये देश मोमबत्ती लेके निकलने वाला नहीं है। हम मोमबत्ती लेके, कोई भी चीज में मोमबत्ती लेके निकल जा रहे हैं, फेसबुक पे लिखना शुरू कर देते हैं, है ना, और थोड़े दिन में चीज ठंडा हो जाता है। थानेदार को पता है कि मेरे एरिया का हिस्ट्री शीटर कौन है, हर थानेदार को पता है कि हमारे एरिया का बदमाश कौन है। वो लाइन हाजिर क्यों नहीं होता है, वो क्यों नहीं सीधा खड़ा करके बता सकता हर थानेदार कि बेटा जब तक मैं यहाँ हूँ औकात में रहो। अब भैया पुलिस को लगा दिया पैसा वसूली कराने में, आपको पैसे चाहिए, किसी से पैसे निकलवाने हैं, कोई फंडिंग करवाना है, नहीं दे रहा है, क्या करेंगे, पुलिस भेज देंगे, उसके अगेंस्ट एक तो केस ले लेंगे। ये पॉलिटिकल पार्टी, हाँ पॉलिटिकल पार्टीज की बात करो, राजनेताओं की बात क्या है, थोड़ा बुला के थाने पे बिठा लीजिए उसको 24 घंटा, डरा दीजिए, 2 बार पुलिस घर पे भेज दीजिए, 5-5 हजार में आपको गोली मार देंगे। आपको क्या कर रहे हैं? 5,000 रुपए में? 5,000 और भी कम में, मैं शायद ज्यादा ही रेट लगा दिया हूँ, कम में। मैं बक्सर का एक घटना जानता हूँ जो बक्सर पुलिस इस बात का सत्यापन करेगी। यस, आज दारू के साथ हो रहा ना ये। बच्चों को देखिए, कौन खेलने आएगा मैदान में यार, 2 घंटा में हम 2 बोतल पार कराएंगे, 2,000 रुपए कमा लेंगे। ये मैं समाज में रह रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ जमीन पे, देख रहा हूँ, मैं जानता हूँ ऐसे लड़कों को। अब ये देखेंगे मैं जनसुराज के साथ हूँ। क्यों हो जनसुराज के साथ? क्यों? क्योंकि जनसुराज मेरी बातों के साथ एकदम मैचिंग आपको चीज मिलेगी कि यार एक प्रशांत किशोर जी ये इन्हीं मुद्दों को लेके आए, चुनाव लड़ने नहीं आया। मैं बता रहा हूं, मैं यहाँ बिहार के लिए काम पॉलिटिकल माध्यम से काम करने आया। हाँ, चुनाव एक जरूर एक, क्योंकि आप देखिए इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में अगर नहीं आते तो आप क्या पॉलिटिक्स कर, बिल्कुल है ना, आप खाली संगठन में क्या संगठन करें। उस दिन सुबह मैं जब अपना शर्ट पहन रहा था, यू नो, तो मैं अपने हाथ को ऐसे अपने पुलिस की यूनिफॉर्म जैसा आज भी फोल्ड करता हूँ, यू नो, तो वैसे उतना ही वही रहता है। तो जब ये सब करके मैं रेडी हो रहा था तो उस दिन लगा यार ठीक नहीं लगा उस दिन, यू नो, यार यूनिफॉर्म मिसिंग है ना। अब उस दिन क्या होता था, क्रॉस बेल्ट आप लगाते हैं, अपना सोट लगाते हैं, अपने मेडल्स लगाते हैं, अपनी टोपी ठीक करते हैं, पी कैप ठीक करते हैं, एकदम बराबर, होली खेरे रघुवीरा, एकदम नाच गान बढ़िया से। हाँ, तो टीम की और बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग हो गई।
ओके मुझे उस दिन महसूस हुआ कि जो इतने हजार लोग मेरे साथ खड़े थे और तेजी से नए लोग आ गए, बिहार का सेल्फ रिस्पेक्ट मिट्टी मेल कर दिया गया, जीरो कर दिया गया। बिहारी आदमी खुद को बिहारी बोलने में शर्माने लगा। हिंदी मूवीज आप जाके देखिए, लालू जी के बोलने के स्टाइल को ऐसा समझा कि यही बिहारी स्टाइल है। हर बिहारी ऐसा ही कॉमेडी करता है। मैं एक जन से बात करता, आप सुनिए, आपके कैमरे पे बता रहा हूँ। सरकारी मुलाजिम, सीनियर मुलाजिम, मैं पूछा भाई पोस्टिंग की तेरी, बोलते भाई इसके लिए ऐसा है, इसकी वहाँ पोस्टिंग हुई है, इतना 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 करके उसने किया है, और हर 3 महीने में उसको रिचार्ज करना पड़ता है। अच्छा, क्या आईपीएस की नौकरी छोड़ने के बाद अब आपको लगता है कि आपकी कुछ वैल्यू कम हुई है, कुछ धाक कम हुई है आपकी? आप बताइए, आपकी जनता से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, कमेंट्स में डालिए, खुल के बोलिए, स्पीक अप बिहार, बोलिए। दोस्तों नमस्कार, आपकी स्टोरी.com पर आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, हम हमेशा अपने मंच पर कुछ खास व्यक्तित्व को ही आमंत्रित करते हैं। उसी कड़ी में आज के हमारे मेहमान बेहद खास हैं। अगर हम इनकी बात करें तो इन्होंने 2011 में यूपीएससी क्लियर किया, उसके बाद लगातार 12 साल तक आईपीएस की नौकरी की, और फिर उसके बाद इस जर्नी में राजनीति की तरफ रुख करते हुए और अपने भविष्य में कुछ बड़ी योजनाओं के साथ काम कर रहे हैं। बिना देर किए हुए मिलवाते हैं सर से। सबसे पहले सर आपका स्वागत है। बहुत धन्यवाद राकेश भाई, थैंक यू। तो इंट्रोडक्शन में मैंने ज़्यादा नहीं कहा, क्योंकि फिर जब लोग देखेंगे, आपको जानते हैं लोग, तो मुझे लगा कि ज़्यादा बातचीत इंट्रोडक्शन में हम लोग समय ना बिताएं। सर सबसे पहले जो हम लोग शुरुआत करेंगे आज के इस पॉडकास्ट को, तो उसमें बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो हमें लगता है कि आपने अलग अलग मंचों पे रखा है, लेकिन आज हम कोशिश करेंगे कि उसमें थोड़ा सा और कुछ डिटेल में जाएं, हम लोग कुछ डेप्थ में जाएं, और जो आपको ऑडियंस जानती है तो उसमें और कुछ ऐसी चीज़ें जो आपके पास है, जो आपको लगता है कि अब तक शायद आपने नहीं बताया है लोगों को, तो आप कोशिश करेंगे कि आज के इस एपिसोड में या आज के इस पॉडकास्ट में आप रखेंगे। तो सबसे पहले सर हम यहाँ से शुरुआत करेंगे कि मूलतः, क्योंकि सभी लोग जानते हैं कि आप बक्सर के रहने वाले हैं, लेकिन आपकी स्कूलिंग कहाँ से हुई, आपने अपना जो ग्रेजुएशन कहाँ से किया आपने? तो राकेश भाई, पहले देखिए, मूलतः जो हम बक्सर में बेस्ड हैं, और हमारे जो पुस्तैनी गांव है, मैं 2 जगह शेयर करता हूं। एक जिगना हमारा पुस्तैनी गांव है जो इटाड़ी प्रखंड में बक्सर में आता है, और हमारे पैतृक गांव है शाहपुर प्रखंड में परसोड़ा एक गांव है, या भोजपुर जिला में, मतलब बॉर्डर पे पड़ता है। तो ये पूरा मैं 12 बक्सर दोनों ज़िले का शेयर करता हूँ। तो ये चीज़ है। मेरी बेसिक पढ़ाई लिखाई जो हुई है वो कलकत्ता के पास एक शहर है उत्तरपाड़ा, हिंद मोटर। तो वहाँ पे हिंदुस्तान मोटर्स जो फैक्ट्री थी, जिसके एम्बेसडर कार बनती थी जी, तो मेरे पिताजी वहाँ पे इंजीनियर थे। तो इस सिलसिले में दुर्भाग्य हमारा कि बिहार जो अवस्था है, इसी कारण से लौटा हूँ मैं, कि दुर्भाग्य कि हमारा बचपन अपनी मिट्टी में नहीं गुजर पाया। दुर्भाग्य हमारा कि हमारे पिताजी इंजीनियर बने तो उनको एक सही जगह नहीं मिल पाई यहाँ पे, जिससे कि अपने करियर के साथ साथ कहीं ना कहीं राज्य के लिए भी काम कर सकते। तो दुर्भाग्य से उनको जाना पड़ा वहाँ पे एक काम की तलाश में, और वो हिंदुस्तान मोटर्स में इंजीनियर थे। तो उन्हीं की फैक्ट्री की एक स्कूल थी वहाँ पे, तो उसी स्कूल में मैंने अपना प्राइमरी एजुकेशन किया, पढ़ाई लिखाई, और सेंट जेवियर्स कॉलेज कलकत्ता पार्क स्ट्रीट में है, वहाँ से मैंने स्नातक का डिग्री किया, पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स। अच्छा, हाँ, तो वहाँ से किया, और मेरा पोस्ट ग्रेजुएशन है उस्मानिया यूनिवर्सिटी हैदराबाद से। तो वहाँ पे मेरा मास्टर डिग्री है पुलिस मैनेजमेंट में। अच्छा, हाँ, तो ये चीज़ है, मेरी पढ़ाई लिखाई का ये बेसिक्स है। और इसके बाद मैं 2005 में वेस्ट बंगाल सिविल सर्विस भी क्वालिफाई किया। और अच्छा, वेस्ट बंगाल की? जी, क्योंकि वहीं पे पढ़ा। ओके। और ग्रेजुएशन के बाद वो एग्ज़ाम हो रहा था, किसी ने कहा दे दो, तो दे दिया और हो गया सेलेक्ट। अच्छा, फर्स्ट अटेम्प्ट में ही? हाँ जी, फर्स्ट अटेम्प्ट में। ओके। तो उसमें सेलेक्ट हो गया, और फिर मैं वहाँ पे काम करता रहा। तो ये 5-6 साल, क्योंकि अब काम मिल गया, तो होता ना आदमी जोशीला होता है, काम मिला, यंग लड़के हैं यार, एकदम काम में लग जाते हैं, तो उसमें लग गया। बट हमेशा वो चीज़ रहा कि नहीं, आईपीएस बनना है। उसमें भी क्या पुलिसिंग ही थी? पुलिस नहीं, अच्छा, सिविल सर्विस। अच्छा, सिविल में था। ओके। पुलिस बनना चाहता था, मुझे अच्छा। मिला नहीं, ओके। मुझे अलॉट नहीं हुआ पुलिस सर्विस। तो लेकिन मैं फर्स्ट चॉइस वही था वहाँ पे, तो इसलिए वहाँ पे था। और उसके बाद फिर आईपीएस 2011, और उसके बाद असम मेघालय काडर, एंड द जर्नी कंटिन्यूड। ओके। आपकी चर्चे तो आमतौर पे सोशल मीडिया पे बहुत हैं, और जिस तरीके से आपने बिहार में वापस आकर के जो भूचाल लाया है, लोगों के नज़र में आप आ गए। सबसे पहले ये जानना चाहेंगे कि आज के समय में एक चपरासी की जो नौकरी होती है, लोग उसको भी किसी भी कीमत पे नहीं छोड़ना चाहते हैं, और आपने एक झटके में आईपीएस जैसी नौकरी को क्यों और कैसे छोड़ दिया? राकेश भाई, बहुत मुश्किल मेरे लिए फ़ैसला था, मैं बताऊँ आपको। आप मेरे जो मित्र हैं, बचपन के दोस्त हैं, मेरे घर वालों, आप किसी से जाके पूछ लीजिए
कि ये लड़का बचपन से क्या बनना चाहता था। सब एक ही बात कहेंगे, इसको आईपीएस ही बनना था, इसको वर्दी ही पहनी थी, इसको पुलिस ही बनना था। और मैं इस कदर कि मैं हमेशा कहता रहा कि जब पुलिसिंग में भी मैंने एकदम कहते ना जान लगा के पूरे जुनून के साथ काम किया, तो मुझसे कुछ लोग तब भी इंटरव्यू में पूछते थे कि हाउ कम आप थोड़ा सा अलग हैं बाकियों से, ये जुनून क्यों, इस तरह का इतनी शिद्दत क्यों आपके काम में, आराम से भी कर सकते हैं। हाँ, तो मैं तभी कहता था कि जब पैशन और प्रोफेशन दोनों आदमी का जब सेम हो जाए, बिल्कुल, तब ये जुनून देखने को मिलता है। तो मैं इतना जुनूनी था अपनी सर्विस के लिए, और मैं फिर कहता हूँ कि अगर मैं फिर जन्म लूँ ना राकेश भाई, मैं फिर आईपीएस बनना चाहूँगा, लेकिन फिर भी मैंने छोड़ दिया। यू अंडरस्टैंड कि किसी चीज़ से जिससे इतनी मोहब्बत है, उसको आप अगर छोड़ते हैं तो यानी कि कारण कुछ बहुत बड़ा है, और वो बहुत बड़ा जो कारण है वो है हमारे बिहार का पिछड़ापन, और जो हमारा बिहार डिजर्व करता है, जो बिहार का हक है, वो चंद लोगों ने मिलके छीन लिया है, दबा दिया है, एकदम हमारे अवसर खत्म कर दिया हमारे युवाओं के लिए, सबके लिए। मैं अपनी जिंदगी में खुद को प्रूव कर चुका हूँ। मुझे ये एटलीस्ट समाज कम से कम ये नहीं बोलेगा कि तुमने किया क्या जीवन। मैंने जो किया, अपनी मेरिट को मैंने स्थापित किया, एक लंबे अवसर तक काम भी किया, करीब 18 साल में क्लास 1 जॉब में रहा, सरकारी नौकरी की, और जो बेहतर हो सकता था एक पुलिस सर्विस में, राष्ट्रपति का वीरता पुरस्कार से लेके, है ना, चीफ मिनिस्टर्स के आउटस्टैंडिंग सर्विस मेडल से लेके, जो बेहतर हो सकता था सब कुछ करने के बाद मुझे लगा कि अभी ये जो मैं जी रहा हूँ या जी रहा था, वो हाँ मेरा करियर तो चमक रहा था और चमकता, लेकिन जिस जगह को छोड़ने के लिए मेरे पिताजी मजबूर हो गए, जिस जगह से, जिस मिट्टी से मैं छुट्टियों में ही जा के देखता रहा, जहां से मुझे इस तरह काट दिया गया अपनी मिट्टी से, वो कारण क्या थे। तो जब वो कारण मैं देखने समझने का शुरू किया, तो समझ में आया कि चंद लोग जो पावर के भूखे हैं, जो अपने को बढ़ाने के लिए बिहार के हर बच्चे को, हर उम्मीद, हर सपने को कुचलने को तैयार है ना, उनको अगर ऐसे खुला छोड़ दिया जाए ना, किसी दिन हमारा बिहार आगे नहीं बढ़ पाएगा, और मेरे जैसे कितने ही लोग, कितने ही परिवार पलायन करते रहेंगे। हर वो आदमी जो जीवन में कुछ करना चाहेगा, बिहारी है लेकिन बिहार में नहीं कर पाएगा। तो इन सब चीज़ों के हम बात करते थे, यार कुछ तो करना चाहिए, अच्छे लोगों को आना चाहिए, अच्छे लोगों को आगे बढ़ना चाहिए, कुछ लोगों को इसमें मदद करनी चाहिए सबकी। तो वो कौन है वो अच्छे लोग, वो कहाँ से आएंगे? तो जब हम किसी से बोले, तो किसी से बोलने के पहले वो हमसे पूछेंगे ना, राकेश भाई को हम ज्ञान देना के शुरू किए, राकेश भाई बिहार के लिए कुछ किया, बोले बेटा तुम क्या कर रहे हो, सही। तो हमने सोचा पहले हम खुद करें ना। जब हम पहले खुद करेंगे तो हम 10 लोगों को बोल पाएंगे कि मेरे भाई मेरी बहन आया जाए, है ना। हमारा जनरेशन एक ऐसा जनरेशन हो, एक ऐसा हमारी पीढ़ी हो जो कि बिहार को इस इतिहास के इस जो प्रकल्प में फंस गया है बिहार, उसको निकालने के लिए हम और आप मिलकर काम करें। तो इसीलिए पहले खुद करना पड़ता है। तो वो मैं खुद करने के लिए, तो बिलीव मी, मैं अपनी ज़िंदगी की सबसे शायद जो मेरे लिए अमानत है, जो कि मैंने बहुत मेहनत से पाया आईपीएस, उसको छोड़ दिया। तो आप समझिए कि मेरी जिद कितनी बड़ी है, मैं किस लिए आया हूँ। तो इसीलिए, और बहुत लोग इस बात को समझ नहीं रहे हैं, उनको लगता है वापस नौकरी कर लेंगे, ये कर लेंगे, बहुत मतलब बेकार बातें लोगों ने करी। तो मैं वही सोचा, जो मुझे इस ऐसी चीज़ों में जो क्रिटिसाइज करने की कोशिश करते हैं, मुझे इन पर तरस आता है, नाराज़गी नहीं हो, तरस आता है, यार दे नीड हेल्प, सच में मेरा होना ज़रूरी है और मेरे जैसे बहुतों को होना ज़रूरी है। तो इसीलिए ब्रदर मैंने ये सडनली नहीं छोड़ा, ये एक बहुत ही पीड़ित रहा, अंदर ही अंदर घुटता रहा बचपन से। हर बार जब आए ना हम लोग यहाँ पे, जैसे गर्मी की छुट्टी में, ठंड की छुट्टी में, पूजा की छुट्टी में, शादी में, विवाह में, मतलब 2-3 महीने तो गांव में आना होता ही था, क्योंकि गांव से पिताजी का भी लगाव उसी लेवल का, और कलकत्ता कितना ही दूर था, ओवरनाइट जर्नी थी, रात को 7 बजे पंजाब मेल पकड़िए, सुबह 7 बजे उतर जाइए। तो उतना हम तो आते रहते थे, और जब जाना होता था ना वापस, तो ऐसा लगता था ना कि कोई आपका करेजा निकाल के रख दिया वहाँ पे, यार नहीं जाना वापस, मुझे यहाँ रहना है, यहाँ अपना लगता है, यहाँ पे ऐसा लगता सब है ना, सब चाचा मामा काका, है ना, बुआ चाची मामी दीदी सब, और वहाँ जाके फिर एक अजनबी शहर में एक उसमें जाके आपका खो जाना होता था। तो ये खींचता था बार बार। तो मैंने सोचा एक ही तो जीवन है ना ब्रदर, है ना, तो इसको जीना है बार बार, है ना, मतलब हर दिन जीना है। और जीना तभी होगा जब एक पेड़ अगर अपने रूट से कट जाता है, अपने जो उसके जो जड़ होते हैं उससे कट जाता है, वो पेड़ कितना दिन जिंदा रहेगा। तो मुझे लगा कहीं ना कहीं अब हम मरना शुरू हो रहे हैं, है ना। ये प्रोफेशनल अचीवमेंट ही अचीवमेंट नहीं है। इंसान का जीवन ना इंसानों के बीच है, अपने समाज के बीच है, अपनी मिट्टी पे है। तो इसीलिए राकेश भाई मुझे आना,
अनिवार्य था और ये मेरी नियति थी, मुझे आना ही था, ताकि मेरे जैसे और कई आनंद मिश्र होंगे, कितने ही हमारे पिताजी जैसे लोग होंगे जिनको फिर से यहाँ पलायन ना करना पड़े, यहाँ से बाहर ना जाना पड़े, और अपने सपनों को बिहार के सपने के साथ बुन के वो यहाँ पे एक बेहतर बिहार और बेहतर भारत के निर्माण के लिए काम कर सके, इसीलिए वापस आया। खैर, जो वजह आपने बताई वो बहुत अच्छा लगा, और मुझे लगा कि आपकी बातों से मुझे एहसास हो रहा है कि बिहार कहीं अभिमन्यु की तरह जो है चक्रव्यूह में फंसा हुआ है, मुझे ऐसा लग रहा है। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। आईपीएस की जो आपकी जर्नी रही है जब आप नौकरी किए, तो मैं जानना चाहूँगा कि उस दौरान कुछ ऐसी अचीवमेंट्स हैं जो आप बताना चाहें। राकेश भाई, देखिए, किसी भी पुलिस ऑफिसर की ज़िंदगी में ना, या किसी भी ब्यूरोक्रेट की ज़िंदगी में काफ़ी सारे हमारा काम ही होता है ऐसा ना कि सब कुछ ही एक अचीवमेंट है जी। पहला तो यूपीएससी क्वालिफाई करना ही एक अचीवमेंट है, ठीक है। उसके बाद हर दिन आप जब एक पब्लिक सर्विस में आईएएस आईपीएस या ऐसे फील्ड पोस्ट में जब आप होते हैं, तो जो रोज़मर्रा के लोगों की मुसीबतें हैं, जो एक आपका जो जुरिस्डिक्शन होता है, वहाँ की जो ज़रूरतें हैं, उसको सॉल्व करके देना, जीवन को बेहतर बनाओ, समाज के उत्थान के लिए काम करने के लिए आपकी अग्रिम भूमिका होती है। आप सरकार के हाथ पैर कान आँख नाक सब आप होते हैं, बिल्कुल, अंडरस्टैंड। तो इसके लिए वहाँ पे हर दिन एक अचीवमेंट था। हर एक वो आदमी जो कहीं ना कहीं तकलीफ लेके आया हमारे पास, उसको अगर हमने बेहतर करके भेज सके, तो आप उस इंसान की ज़िंदगी के लिए सोचिए, बड़े बड़ी बातें नहीं करते। वो एक इंसान, अगर आप दुखी होकर मेरे पास आते और आपकी ज़िंदगी का वो जो दुख हम दूर करके अगर आपको वापस भेजते, आपकी नहीं आपके पूरे परिवार, शायद आपके पूरे समाज की ज़िंदगी बदल सकती है। वो खुद में एक अचीवमेंट है। और मेरा वही हमेशा रहा ब्रदर कि जब भी कोई मेरा अचीवमेंट के बारे में, मतलब बड़ी बातें नहीं कहूँगा, एक और ये अभी जो ब्यूरोक्रेट्स हैं उनके लिए भी मैं कहना चाहूँगा कि ये हर आदमी कोई जो मेरे पास आया ना, कभी भी मुझे ये समझ में आया कि वो आदमी मेरे पास कहीं ना कहीं भगवान को तलाश से आ रहा है। एक वो कहते हैं ना, एक आध्यात्मिक इंटरवेंशन तलाश रहा है कि कहीं ना कहीं भगवान किस रूप में आएंगे, उसके दुखों को दूर कौन करेगा, उस तलाश में आ रहा है। और भगवान ने हमें वो मोहलत दिया, हमें वो जिम्मेदारी दी, वो मौका दिया, माध्यम बनाया कि भगवान का काम हम कर सके। यू अंडरस्टैंड? तो हर वो जो काम आप करते हैं ना, उसमें एक स्पिरिचुअल कंटेंट होता है, एक आध्यात्मिक अनुभव होता है। ये चीज़ मैंने हर दिन फील किया। लोग ये बात मेरी तब भी नहीं समझते थे, अभी यार ये बंदा ऐसा क्यों है, ये इतना क्यों घुस जाता है किसी चीज़ में, इतना क्यों करता है, यार नौकरी ये करो। मेरे लिए नौकरी नहीं था, सर्विस थी। मैं ये जॉब तो कर ही नहीं था, मैं तो एक सर्विस कर रहा था, और मैं ये मान के चल रहा था कि मैं कहीं ना कहीं वो दुखी आत्मा और वो परमात्मा को कनेक्ट करने के लिए एक माध्यम बन के आया हूँ, और उसमें चूकना नहीं है। तो इसीलिए हर दिन अचीवमेंट था। बाकी नॉर्थ ईस्ट में जो आप देखिए कि जब हम गए, इंसर्जेंसी पीक पे था, मिलिटेंसी इंसर्जेंसी, जहाँ पे रोज़ गोलियाँ चल रही हैं, रोज़ बम फट रहे हैं, लोग मर रहे हैं, और उसमें आपका भाई खड़ा हो जाता वहाँ पे, उसको भेज दिया जाता है कि भैया एक तरफ AK-47 या ग्लॉक पिस्टल लगा लिया, 2 ग्रेनेड डाल दिया, अब जाओ जंगल में सिमसांग नदी क्रॉस करो और उनके कैंप्स उड़ाओ। तो ये सब काम में मैं लगातार करीब 6 साल काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशन में था। अभी जिले में आप ये मैं मेघालय की बात कर रहा हूँ, उसके गारो हिल्स एरिया में स्पेशली। तो ये मेरा जिला था बागमारा, साउथ गारो हिल्स, जिसमें मैं SP था। उसके अलावा मैं एज एडिशनल SP SDPO अलग अलग गारो हिल्स के बाकी सारे जिलों में भी काम किया। तो वो एक ऐसा वक्त था ब्रदर, मैं आपको बताता हूँ कि जो अगेन मेरे बहुत सारे लोग जो नहीं जानते हैं, जो मुझे अभी से जानना शुरू किए कि बक्सर से सोच रहे चुनाव लड़े IPS, उसके पीछे की कहानी उन्हें नहीं पता। वो पीछे की ये कहानी है कि मेरा जिंदा नहीं होना था। अच्छा, मैं आज जिंदा हूँ। कई 100 इनकाउंटर्स आप फेस करते हैं, 10-20 नहीं, कई 100 इनकाउंटर्स आप फेस करते हैं, जहां पे आप इक्वली मरने के कगार पे होते हैं। या एक गोली 1 इंच इधर उधर एंड यू आर गॉन। वहां से आप बच के बाहर आते हैं, आप जिंदा हैं। यही अचीवमेंट, बहुत बड़ी अचीवमेंट। आपने कहा ना अचीवमेंट, यही अचीवमेंट है कि मैं जिंदा हूँ है ना। तो ये जो जीवन मिला है हमें, मुझे नहीं लगता कि जीवन खुद के लिए भगवान ने छोड़ा है। मुझे नहीं लगता कि जीवन इसलिए कहा कि जाओ आनंद मिश्रा अपने लिए घर बाड़ी बनाओ, अपने लिए बंगले बनाओ, गाड़ी बनाओ, अपना परिवार चमकाओ, और तुम नहीं, भगवान ने इसके लिए मुझे नहीं जिंदा रखा है, किसी बड़े कारण के लिए बचाया है। और वो बड़ा कारण मैंने बिहार में खोजा है। वो बड़ा कारण मैंने खोजा है अपनी मातृभूमि, अपनी ज़मीन के लिए सब न्योछावर करने के। ज़्यादा है नहीं, हाँ, बस जो है वो है मेरा वो जुनून है, मेरी जिद है कि बिहार जो डिजर्व करता है। बिहार एक ऐसी जगह भूमि रही है जिसने भारत की संस्कृति को उपजाया है, है ना। आज से 3,000 साल पहले, है ना। आप सोचिए, जब कुछ नहीं था, इंसान को चलना ढंग से सहूर से ना आता हो, तब बिहार यहाँ पे वो लीड कर रहा था, संस्कृति फैला रहा था, संस्कृति सिखा रहा था।
धर्म का प्रचार इस यहाँ से हो रहा था, उस बिहार की हालत देखिए आज। हर इंडेक्स पे हम लास्ट क्लास हैं और हर बुराई में हम फर्स्ट खड़े हैं। और किसने किया ये? हम लोगों ने किया है, हमारे ही लोगों ने किया। अपने ही घर, तो अपना घर को कोई पड़ोसी थोड़ी आएगा ठीक करने, आपके और मेरे जैसे लोगों को आगे आना पड़ेगा। तो इसीलिए ब्रदर आई बिलीव कि मेरा अचीवमेंट, मेरा जिंदा रहना ही मेरा अचीवमेंट है। मेरा अचीवमेंट शायद ये है कि मेरे को भगवान ने सद्बुद्धि दिया। बहुत लोग कहते हैं सर आपने गलत फैसला लिया, ये किया। मैं उन पर तरस करता हूँ कि वो मेरी बात समझ ही नहीं पा रहे हैं। भगवान ने मुझे सद्बुद्धि दिया कि तुम अपने से उठो, आनंद, निकलो अपने से बाहर, उतरो जमीन पे और ऐसे हर उस आदमी को मदद करो, उसको राह दिखाओ जिसमें काबिलियत तो है, उसको इतना अंधेरा है चारों ओर, उसको अवसर नहीं दिख रहा, उसको रास्ता नहीं दिख रहा, मदद करो उसको। तुम्हें मौका दिया गया, मुझे मौका दिया, तुमने दुनिया देखा, तुमने बेहतरीन जिंदगी देखी, तुमने अवसर देखा, तुमने देखा कि जीवन में सफल कैसे होते हैं। अब ये मेरा धर्म बनता है कि मैं अपने भाइयों को, अपने बहनों को, अपने लोगों को उस रास्ते को दिखाऊं, मतलब जो उस दलदल में अभी भी फंसे हुए हैं। एग्जैक्टली। क्योंकि हर वो आदमी जो मुझे कहता है ना कि आपने आईपीएस छोड़ के गलत किया, मुझे लगता है इसको सबसे ज्यादा जरूरत है मेरी है ना, उसको सबसे ज्यादा जरूरत है। वो समझ नहीं पा रहा है, वो माया में फंसा हुआ है ना, वो मैं उस माया से निकल चुका हूँ, वो अपनी माया मुझ पे थोप रहे हैं कि तो बट एनीवेज। लेकिन मैं ये चाहूंगा कि सब मिलके ये जो हम लोगों ने, जो कोई अगर मेरे जैसा आदमी ऐसा छोड़ के आता है, सब कुछ करके आता, मैं सच में एक्सपेक्ट करता हूँ अपने भाई बहनों से जो हमारे बिहार के, कि यार साथ मिलते हैं ना, है ना, काम करते हैं। मैं देखो इसमें छोड़ के आया हूँ, इस बात की तो कदर करें। अब थोड़ा तो आगे बढ़िए, थोड़ा तो हाथ बढ़े। मैं इतना मजबूत थोड़ी हूँ जो मैं अकेले कुछ कर पाऊंगा। हम सब मिल के बिहार बनाएंगे, बिहार हम सबका। तो इसे पूरा यही है मेरी ओवरऑल, ये जो आपने पूछा तो अचीवमेंट की बात है। अच्छा, क्योंकि निश्चित तौर पे जब हम काम करते हैं तो जीवन में हर किसी के उतार चढ़ाव होते हैं, कभी अच्छे दिन आते हैं, कभी बुरे दिन होते हैं, नॉर्मली हर किसी के लाइफ में होते ही रहते हैं। लेकिन जब आप नौकरी के दौरान, क्योंकि एक बड़े ओहदे पे थे आप, तो उस दौरान आपको कभी ऐसा महसूस हुआ कि कोई बहुत मुश्किल दौर हुआ हो, और वो मुश्किल दौर क्या था और आप उससे कैसे ओवरकम किए? देखिए पर्सनली मैं ना बड़ा पॉजिटिव आदमी हूँ, हाँ, मैं बड़ा ऑप्टिमिस्ट हूँ। मुझे मतलब ना कि आपदा में भी अवसर दिखता है जी, है ना, कि मुझे ऐसा नहीं दिखता है कि कोई ऐसा मुश्किल वक्त मिला तो कहते हैं हमने ये सीखा, मुश्किल वक्त कमांडो सख्त। अच्छा, है ना तो मुश्किल वक्त कमांडो सख्त। अच्छा। हाँ, तो हम लोग कमांडो ही हैं, तो कमांडो सख्त। तो जहाँ मुश्किल, तो मुझे लगता था हाँ अब आएगा मजा। आई वॉज ऑलवेज, आज भी ऐसा है राकेश भाई। आप मेरे सामने जब मुसीबतें खड़े करते हैं ना, तो मैं दुखी नहीं होता हूँ, मुझे मजा आता है। ये हुई ना बात, अब गेम की तरह हो गया, अब आए मुश्किल गेम खेलने में मजा। एग्जैक्टली। तो जीवन वो, तो इसलिए मुश्किल वक्त नहीं आया। हाँ, कुछ ऐसे मोमेंट जरूर थे जो मुझे लगा कि वो सामाजिक हित में नहीं थे, जिसको दिखाया गया पब्लिक इंटरेस्ट में, ये एज इफ ये सामाजिक हित में किया जाए, लेकिन वो समाज के अनहित के लिए किया गया। कुछ स्टेप्स थे जो करियर में भी मेरे आए, कि जैसे एक जगह था जहाँ एक इनकाउंटर हुआ नौगांव में, हाँ, जहाँ पे कि क्या हुआ कि एक यंग लड़का था जिसको हमारी टीम के किसी ऑपरेशन में उसको गोली लग गई। तो गोली जिंदा है, उसको चोट लग गई, उस गोली लग गई। लेकिन अब उस वक्त मैं था कोविड पॉजिटिव। अच्छा, मेरा उसमें कोई लेना देना नहीं था। लेकिन सबने ऐसे मेरे सर पे थोपा उस बात को कि एज इफ कि मैं ही निकल के जाकर गोली मार दिया या मैंने मरवा दिया। अच्छा, ये आप पे ब्लेम था? ये मुझ पे ब्लेम था, क्योंकि सब हो गया, इंक्वायरी हो गया, सब हो गया, कुछ नहीं था। मैं था, अरे यार मैं ड्यूटी पे ही नहीं हूँ, मैं क्या करूँगा। हाँ, लेकिन मैंने जिम्मेदारी ली सब चीज की, क्योंकि मैं जिले का एसपी था, तो मेरी जिम्मेदारी बनती है। अब वो दूसरी बात है कि मैं खुद कोविड पॉजिटिव हूँ, मैं ऑफ ड्यूटी हूँ, लेकिन फिर भी मैंने जिम्मेदारी ली। तो इस चीज को बहुत बार बहाना बना के लोग इधर उधर कुरेदना। कुछ लोग और थे जो कि एक माफिया काम कर रहा था जो वहाँ ड्रग्स सिंडिकेट में, तो वो पूरी तरह से लग गया कि इसका ट्रांसफर कराया जाए, कैसे भी इसके ऊपर एक्शन लिवाया जाए। तो क्या एक्शन लोगे मेरे ऊपर? मैंने कुछ किया ही नहीं, एक्शन क्या लोगे मेरा? ट्रांसफर ही कर सकते हो। बिल्कुल। तो वो लोग सक्सेसफुल हो गए थे मेरा ट्रांसफर करवाने में। अच्छा, यस। और ये मुझे लगता है ये समाज के हित में नहीं था, क्योंकि एक ऐसी इशू को गोल घुमा के गलत तरीके से सामाजिक जो होता ना कि मन में ऐसे उफान लिवा देना कि लोगों के मन में, लेकिन लोग फिर भी समझते थे। कुछ लोग ही थे जिन्होंने ये सब चीज किया, बट वो समाज के हित में। वो एक चीज था जो मुझे लगा कि हम ड्रग्स के अगेंस्ट हमने बहुत कड़क लड़ाई छेड़ी थी। और कहीं ना कहीं नौगांव जिले की जो एंटी ड्रग्स, जो काउंटर ड्रग्स, काउंटर नारकोटिक्स, जो हम लोग का एंटी नारकोटिक्स स्क्वाड था, वो जो काम शुरू हुआ था ना ब्रदर,
उसने कहीं ना कहीं एक बहुत ही हाई लकीर खींच दिया था परफॉर्मेंस का, और जो पूरा स्टेट लग गया फिर ड्रग्स के पीछे। तो लेकिन आप उस टीम के साथ ऐसा जब होता है तो मुझे वो खुद खराब लगा था, यार ऐसा नहीं होना चाहिए था कि वो नेटवर्क हाँ, बहुत स्ट्रांग होता है। वो स्टॉक। और जिस बच्चे को गोली लगी थी मैं उसके अगेंस्ट नहीं हूँ, हाँ जो इंक्वायरी हो, जो ट्रायल हो, जब निकले तब निकले। अब क्या परिस्थिति थी, मुझे बताया गया था कि भाई कुछ उनमें आपस में कुछ हुआ था जिसमें कि गोली चल गई, उसको लग गया। अच्छा। अब एग्जैक्ट क्या था, मैं तो था नहीं वहां, नहीं मैंने उसको भेजा था कि तुम जाओ मार दो। लेकिन ये जो इस तरह की चीजें ना होती है सर्विस में, ये सबके सर्विसेज में होती है। अभी भी जो होते हैं तो कई बार लोगों को जब साइड, अब मैं घुसखोर तो हूं नहीं कि आप मेरे पैसे के नाम पे हटा दोगे, है ना, मैं ऐसा कुछ गलत भी नहीं कर रहा हूं कि जिस पे लांछन लगा के मुझे हटा दोगे, कुछ तो मौका चाहिए। चाहिए बिल्कुल। तो ऐसे तो ये एक इशू था जो मुझे पर्सनली हर्ट इसलिए करता है कि यार मैं अच्छा कर रहा था आपके समाज के लिए, मैं अच्छे मन से करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन कुछ माफियाओं ने मिलके, है ना, इस चीज को करने में सफल हुए। तो इसीलिए जब मुझे पता चल गया कि मुझे ऐसे भी हटाएंगे तो मैं फिर बढ़िया से बोला वहां पे, हाँ मैं मीडिया उडिया मैं बोला बढ़िया से भैया, और मुझे पता था मुझे हटा रहे हैं, तो मुझे पता है जाना ही है तो बता के जाओ, हाँ जब जाना ही है तो। बहुत लोग इस बात को नहीं समझे, बुरा लगा, बहुत लोगों को बुरा लगा, मेरे सीनियर्स को बुरा लगा, कुछ राजनेताओं को बुरा लगा, और इसी मुद्दे को दिखा के कि तुमने मीडिया में क्यों बोला हटाएगा, ऐसे भी हटाते, वैसे भी हटाते, मुझे पूरा खबर था। मतलब उनका जो एम था वो अक्ष में लगे हुए। तो ये जो चीज था ना, वो मुझे उस दिन और कहीं ना कहीं सेट कर दिया दिमाग में मेरे कि यार ये ना नौकरी करके तो आप देश की भला नहीं कर सकते। वो उस दिन मेरे को सेट हो गया था वो दिमाग में, वो हिट किया था मुझे वो चीज कि यार ये नौकर बनने नहीं ऊपर गई उसने। हाँ कि नौकर बनने नहीं आऊं मैं यहाँ पे, मैं एक सेवक बनने आया था, तुम तो नौकर बना दिया यार, जहां मर्जी मैं अच्छा कर रहा हूँ तो फिर हाँ कि यार अच्छा करने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं भला करने की कोशिश कर रहा हूँ, कुछ चंद लोग। तो ये जो चंद लोग हैं वो हर समाज में है, बिहार में ज्यादा है, मैं बताता हूँ। और ये चंद लोगों ने जिस तरह से बिहार की पूरा का पूरा लॉ एंड ऑर्डर देख लीजिए आप, जो हालत जैसे निचोड़ के पकड़ के रखा ना, तो मैं उसका छोटा रूप देखा वहां पे। अच्छा, अब ये सब डेमो के तौर पे आपको एग्जैक्टली तो अब तो मतलब होता ना कि नहीं यार ये तो नहीं होगा, आप समाज हमारा तब तक बेहतर नहीं होगा जब तक हमारा लॉ एंड ऑर्डर बेहतर ना हो, और जब तक लॉ एंड ऑर्डर को एक फ्री हैंड ना मिले। अब जकड़ के हाथ बांध दिए हैं और बोलते हैं कि अब आप करो, अरे ऐसे थोड़ी होता है, हाथ खुला रखो, उस पर आप सुपरविजन करिए, आप उस पर निगरानी रखिए, जरूर रखिए। ऐसा नहीं कर देना कि कोई पुलिस राज या मिलिट्री राज नहीं करना है, लेकिन ऐसा भी नहीं करना है कि पुलिस कुछ भी करने से पहले 10 बार किसी नेताजी से पूछे कि सर ये करना है कि नहीं करना है, सर इसको पकड़ना है कि नहीं पकड़ना है, ये राजनीतिक कुछ लोचा तो नहीं हो जाएगा इसको करने में। अरे भाई आप राजनीति करने नहीं आए हैं पुलिस में, आप यहाँ पे, हाँ आप यहाँ पे जस्टिस करने आए। तो ये माइंडसेट कब आएगा, जब हमारे पुलिस वालों को ये चीज बता दिया जाए कि नहीं यार आप अपना काम प्रोफेशनली करिए, आप धर्मपरायण काम करिए, और जो राजनेता है वो भी धर्मपरायण हो, उसको भी सिंसियरिटी हो कि पर्पस कि वो इस गद्दी पे बैठा क्यों है। एक गद्दी पे एंजॉय करने नहीं बैठा, वहां पावर के लिए नहीं बैठा, सेवा करने बैठा है। ये एक अपॉर्चुनिटी होता है, लोग इस अपॉर्चुनिटी को नहीं समझते, उनको लगता है गद्दी मिला ना तो अब आराम करने का है, हम बैठ लिए पूरा मजा मिल गए, अब पीठ दर्द कर गया बैठते बैठते, अब बेटा को बैठा दे नहीं मिला बेटा तो भतीजा को बैठा दे, वो नहीं मिलता तो बीवी को बैठा दे तो ये सब चीजों से निकलना बहुत जरूरी है। तो इसीलिए वो जो नौगांव का इंसिडेंट था, ये शायद मैंने कहीं नहीं बताया है, तो आपने कहा था कुछ बातें बताना, मैं बताता हूँ। वो एक बड़ा हिट था मेरे साथ दिमाग पे, कि नहीं यार ऐसे नहीं होगा, आईपीएस इसके लिए नहीं ज्वाइन किया था मैंने कि हम कहीं से कंट्रोल हो रहे हैं, और ऐसे हाथ से कंट्रोल होइए, द पॉइंट इज किसमें बुराई नहीं है, लेकिन जब दिखता है आपको कि पूरा एक तंत्र, एक गुट बन जाता है आपके अगेंस्ट, क्योंकि आप उनकी गलत चीजों के साथ नहीं देना चाहते, आप उनकी बात नहीं करना चाहते, मतलब होता ना आप जी हजूरी नहीं करना चाहते, टू से सो जी हजूरी नहीं करना चाहते, बस सब आप कह रहे हैं जी हजूरी करने थोड़े आईपीएस बनता है कोई यार, है ना, इतना तो गट्स होना चाहिए ना, आप आईएएस आईपीएस बने हैं तो भाई वो स्पाइन दिखाइए, आप देश की जो सर्वोच्च सेवा में हैं अगर आप, तो आप सर्वोच्च इसलिए कहलाते हैं कि आपसे ये एक्सपेक्टेशन होता है कि आप अपने स्पाइन्स दिखाएंगे, करेज दिखाएंगे, अपने पॉलिटिकल मास्टर्स को सही गाइड करेंगे सामाजिक हित में, ना कि अपनी कुर्सी के हित में। तो मुझे नहीं बनना था, मैं तो उस इंटरव्यू में बोला नहीं चाहिए एसपी, उस पर हटा दो यार मुझे, नहीं बनना मुझे एसपी, और क्या यार मैं काम करने, क्या एसपी के पोस्ट के लिए मैं पागल हूँ थोड़े ना, आईपीएस थोड़ी मेरा तमका नोच लोगे तुम, वो तो नोच नहीं पाओगे, तुम आईपीएस ही रहेंगे ना भाई। तो ये सारा मेरा वहां पे एक पॉइंट था जहां से कि आप
जो कह रहे हैं कि वाई दिस चेंज ओवर, बिल्कुल। कि चेंज ओवर जरूरी है, क्योंकि मुझे लगता है कि मुझ में वो जिद है समाज को ठीक करने का, मुझ में वो जज्बा है समाज को ठीक करने का, और वो ईमानदारी है। सबसे बड़ी बात वो ईमानदारी है, जिसको मैं ऐसे तटस्थ रह के अंतिम दम तक सामाजिक हित में और राष्ट्र हित में काम करना चाहता हूँ। और ये मुझे पता है कि नौकरी में रह के आपसे ना हो पाएगा, हमसे ना हो पाएगा, हमें करने नहीं दिया जाएगा। हाँ, क्षमता है लेकिन हाँ, हमें करने नहीं दिया। अब लोग कहेंगे राजनीति में भी कहाँ कर पाओगे, कर पाएंगे। जब आप राजनीति का, अगर जनता हम लोग को राजनीति के उस पायदान पे पहुंचा देती है जहां से कि हम सिस्टम को बेहतर कर सके, हम सिस्टम के पार्ट ना बन जाए, सिस्टम बनाने का काम करें, उस दिन कर पाएंगे। बिल्कुल। और ये लड़ाई, ये मेहनत सिर्फ उस चीज के लिए है, ये व्यवस्था परिवर्तन करना जरूरी है। जब तक आप उस पुरानी व्यवस्था के साथ साठ गांठ करके आप काम करते रहेंगे, कभी परिवर्तन नहीं आने वाला। आपको ब्रेक करना पड़ेगा पुराना व्यवस्था और नया व्यवस्था क्रिएट करना पड़ेगा, जो कंप्लीटली पब्लिक इंटरेस्ट में हो, जो कंप्लीटली सोशल इंटरेस्ट में हो, नेशनल इंटरेस्ट में हो। तो बस यही सब कोशिश करके राकेश भाई हम लोग लगे हुए हैं। अब हम क्योंकि बात करेंगे आपका, क्योंकि जर्नी जो रहा है और जिस तरीके से आप बात कर रहे हैं, तो अब हम बात वहाँ के नहीं करेंगे, अब बात हम बिहार की करेंगे। तो बिहार के लॉ एंड ऑर्डर में अभी आपको क्या लगता है कि कहाँ कहाँ कमियां हैं और कैसे उसमें सुधार हो सकते हैं? देखिए, फिर मैं बताऊं, लॉ एंड ऑर्डर, देखिए ये एक तंत्र है, टूल है। आप समाज को समझिए, समाज क्या है? समाज एक पत्थर स्वरूप समझिए, समाज एक पत्थर है जी। और ये जो लॉ एंड ऑर्डर के लिए पुलिस है, प्रशासन है, ये क्या है? टूल्स हैं। टूल्स मतलब छेनी हथौड़ी है, अच्छा। जिससे उस पत्थर को काट के उस सुंदर मूर्ति निकालना है। ठीक, तो ये टूल्स हैं। अब टूल्स अपने आप तो हवा में उड़ के मूर्ति बनाएंगे नहीं, ये टूल्स चलाता कौन है? ये राजनेता होता है, ये पॉलिटिशियन होता है, ये सामाजिक तंत्र होते हैं जो इस प्रशासनिक तंत्र को चलाते हैं। तो लॉ एंड ऑर्डर अगर बेहतर करना है तो हमें ये राजनीतिक तंत्र को बेहतर करना पड़ेगा। मैं खुद आईपीएस ऑफिसर रहा हूं, मैं जानता हूं हर आईपीएस ऑफिसर में वो दम है जो मैं कर सकता हूं, मुझसे बेहतर करने वाले आईपीएस ऑफिसर, बिल्कुल है ना। हमारे बिहार के आईपीएस अफसर में कमी नहीं है, ना कोई आईएएस अफसर में कमी है। ये लोग उतने ही या ज्यादा मजबूत है शायद। आप करने तो दीजिए, सही तरीके से उनको जगह पे तो लगाइए, उनको मार्गदर्शन तो दीजिए, तरीका तो बताइए। ये है नहीं हमारे गृह मंत्री कौन है? क्या जानते हैं वो? कितना समझा सकते हैं वो? कितना कंट्रोल है, कितना रिव्यू है? उनको क्या पता है कि चीजें कैसे बेहतर होंगी? आप देख लीजिएगा। तो क्या देखेगा भाई ब्यूरोक्रेट? वो क्या देखेगा? वो तो फिर अपना इंटरेस्ट देखेगा, वो थोड़ी ना समाज के। आप देख लीजिए, अरे सब ठीक कराइए, ऐसे कैसे ठीक कराइए? आप बताइए कैसे ठीक करना है, आप चाहते क्या है बताइए। आपको तो यही पता नहीं कि आप चाहते क्या है। कुछ कांड हो जाए तो हल्ला गुल्ला मच जाएगा। हम लोग भी सब समाज में से मोमबत्ती लेके निकल जाते हैं एक कुछ दिनों के लिए। हाँ, मोमबत्ती लेके निकल। भाई ये देश मोमबत्ती लेके निकलने वाला नहीं है। हम मोमबत्ती लेके, कोई भी चीज में मोमबत्ती लेके निकल जा रहे हैं, फेसबुक पे लिखना शुरू कर देते हैं, है ना। और थोड़े दिन में चीज ठंडा हो जाता है, फिर थोड़े दिन बाद फिर वो खट्टा रिलीज। इसके लिए लोग वो इंतजार करते हैं, उनको पता होता है कि ये कुछ दिन ये चलने वाला है। एग्जैक्टली। तो इसीलिए लॉ एंड ऑर्डर कैसे ठीक होगा? लॉ एंड ऑर्डर ठीक होगा प्रिवेंटिव पुलिसिंग से। आप घटना होने का इंतजार मत करिए, आप कोई भी घटना होने से पहले उसका जायजा लीजिए, क्योंकि इंटेलिजेंस नेटवर्क पुलिस का स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है। और अगर नहीं है तो पुलिस ध्वस्त है। आपका अगर इंटेलिजेंस नेटवर्क स्ट्रांग है और आपके पास खबर आ रही है तो एक्शन क्यों नहीं हो रहा है? किसका वेट कर रहे हैं? अगर मुझे पता है बंदे के पास हथियार है तो फिर ये जानकारी मेरे दिमाग में क्यों बंद है ना। तो एक्शन होना चाहिए, बिल्कुल एक्शन होना चाहिए। मैं ये, और कोई सोचे, अगर आपने क्राइम सोच लिया तो आपकी वहीं पे खैर नहीं, कर दिया तब तो फिर छोड़ दीजिए, उसके बाद तो बात ही अलग है। तब तो पुलिसिंग होनी चाहिए वो सोच पे ही खत्म कर देनी चाहिए, सोच पे ही खत्म हो जानी चाहिए। ये क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी 120B जो पहले था, ये होने का मौका क्यों दे रहे हैं हम? हमें अगर पता है, एक थानेदार को पता है कि मेरे एरिया का हिस्ट्री शीटर कौन है, हर थानेदार को पता है कि हमारे एरिया का बदमाश कौन है, वो लाइन हाजिर क्यों नहीं होता है? वो क्यों नहीं सीधा खड़ा करके बता सकता हर थानेदार कि बेटा जब तक मैं यहाँ हूं औकात में रहो, ठीक से रहो, और नहीं तो यहाँ मैं रहूंगा या तुम रहोगे, दोनों साथ नहीं रहेंगे। और अगर दोनों साथ रह रहे हैं तो या तो वो जो बदमाश है वो ज्यादा मजबूत है, और या तो दोनों में साठ काट है। तो फिर जो आप कह रहे हैं वैसा क्यों नहीं हो रहा है? राजनेता, एक बेहतर पॉलिटिकल सेटअप नहीं है, व्यवस्था हमारा गड़बड़ है, इन्हें पता ही नहीं है कि ठीक कैसे करना। मैं आपको बताता हूं,
इनको भी क्या ब्लेम करें ना, पता ही नहीं है। मैं यहाँ के बहुत बड़े एक राजनेता से मिला था, एक बार बात किया था अबाउट ड्रग्स के बारे में। वो बता रहे थे कि नारकोटिक्स कैसे कंट्रोल। मैं सुन के ना बस हतबद्ध था मैं, कि जिसको अपना क्रेडिट गा रहे थे। मैं सोचा यार आप जैसे लोग रहे तो मान गया हमारा बिहार करता है ना। तो पुलिस वाले को क्या चाहिए यार, तुम नेता को समझ ही में नहीं आ रहा कुछ ये करना क्या, जिससे जो बिल्कुल हाँ उसको कुछ समझ ही में नहीं आ रहा। नेता को जो समझा दिया, सर ये पेपर है, ये प्रेजेंटेशन है, बढ़िया सब दे दीजिए, है ना, और सब बढ़िया है। अगर बढ़िया है यार तो हमारे बक्सर में वो पुल के पास क्यों ड्रग्स मिलता है, क्या पता नहीं है लोगों को? वो कौन लोग हैं जो जमीन पे जाके कब्जा कर रहे हैं, लोगों को पता नहीं है। वो कौन लोग हैं जो ट्रक की लाइन लगा के रखते थे, पता नहीं है। वो ट्रैफिक का जाम क्यों लग रहा है, क्या लोगों को पता नहीं है? सब पता है। प्रॉब्लम है कि या तो आप में वो काबिलियत नहीं है कि आप कंट्रोल कर सके, और या तो आप मिले हुए हैं। तीसरा कोई कारण नहीं है। तो इसमें पुलिसिंग में जो रोल है, मतलब ये सब कुछ जो आप कह रहे हैं, ये सब कुछ राजनीतिक जो तंत्र है राजनीति से बंधा हुआ है। बिल्कुल। अब भैया पुलिस को लगा दिया पैसा वसूली कराने में। आपको पैसे चाहिए, किसी से पैसे निकलवाने हैं, कोई फंडिंग करवाना है, नहीं दे रहा है, क्या करेंगे? पुलिस भेज देंगे, उसके अगेंस्ट एक तो केस ले लेंगे। ये पॉलिटिकल पार्टी, हाँ पॉलिटिकल पार्टीज की बात करो, राजनेताओं की बात क्या है। थोड़ा बुला के थाने पे बिठा लीजिए उसको 24 घंटा, डरा दीजिए, 2 बार पुलिस घर पे भेज दीजिए, ये सब चल रहा है ना। आप यार पुलिस के यहाँ आप जब एक साधारण आदमी जाएगा, आपसे ढंग से मुंह से बात नहीं करेंगे। ढंग से मुंह से बात कर लेंगे तो पैसा कैसे मांगेंगे? आपको डांटना जरूरी है। बिल्कुल। आप जब डरेंगे तभी ना आप उसको पैसा देंगे। आपको डराना जरूरी है। आपको फ्रेंडली नहीं कर सकता है, क्योंकि वो व्यवस्था ऐसी बन गई है। एक सिस्टम, इकोसिस्टम काम कर रहा है। यस, और ये ठीक कैसे होगा? ये ठीक वो पुलिस वाले की गलती नहीं दीजिए, क्योंकि वो जो पुलिस वाला बना है वहां ना पोस्ट पे, पैसे दे के आया है। अच्छा, वो पैसे दे के बैठा है वहां पे, तो उसको अपने पैसे तो निकालने पड़ेंगे। घर से जमीन बेच के आया था वहां पे, ये सोच के कि भैया 30 लाख रुपए दे के आया हूं, 3 करोड़ बनाऊंगा। तो आपसे अच्छे से बात कैसे कर सकता है यार? तो मतलब आप ये कह रहे हैं कि वो भले नौकरी में, लेकिन कर तो बिजनेस रहा है ना। बिजनेस से भी, बिजनेस तो फिर भी मर्यादित काम है, बिजनेस को गंदा मत करिए। अच्छा, बिजनेस तो मर्यादा का काम है, वो बिजनेस नहीं है, ये डकैती है। ये एक ऑर्गेनाइज सिंडिकेट, ये डकैती है, चोरी है, जितने भी क्रिमिनल चीजें होती हैं जिसका इम्प्लीमेंटेशन, ये पुलिस की बात ही नहीं। आप किसी भी सरकारी विभाग में चले जाइए, आप अपने जमीन का पेपर जाइए ना बनवा लीजिए, देखिए आपका कांड क्या होता है। आप एक अपने मरने के 200 रुपए देने पड़ते हैं पार्टनर, बिल्कुल। मरने के लिए 200 रुपए चाहिए आपको अपना डेथ सर्टिफिकेट निकालने के लिए। मैं एक आईपीएस अधिकारी रहा हूं, मैं आईपीएस अधिकारी रह के मैं आपको बताता हूं, मैं नाम नहीं लूंगा, अपने भाई बिरादरी थे सब। हाँ, हमारे पेपर्स को भी रोक दिया उन लोगों ने, कोई चीज के लिए हमने भेजा था कुछ वेरिफिकेशन के लिए, तो एक अपने बंदे को भेजा, उसने बताया नहीं, वो 5,000 रुपए भी दे दिया था। मैं बोला तू पागल है क्या, तो मुझे क्यों बोल रहा अगर तू पैसे दे के आया उसको तो? अच्छा, 5,000 रुपए घुस दे दिया। हाँ, अच्छा, और मुझे बोल रहा है बाद में कि ना भैया हम सोचे कि आपको पहले नहीं बताया, खुद ही कोशिश कर रहे, कर ले, जब देख रहे नहीं हो रहा तो हर स्टेप पे मांग रहा है, तो इतने पैसे तो है नहीं हमारे पास। मतलब इन चीजों का सामना आपने भी किया? बिल्कुल किया है भाई साहब, और सर्विस में रह के किया। मैं बता रहा हूँ आपको, एक सर्विस में रहते हुए, जब मैं जिले में एसपी था तब मैं यहाँ किसी एक सीनियर अधिकारी को बोला था, और इस तरह का कार में। हाँ, तो उसमें भी टाइम लगा, उसके बाद भी 2-3 महीने लगा। मैं 2-3 बार जब फॉलोअप किया तो फिर लगा होगा थोड़ा सा भाई को भी कि चलो यार इतना बोल रहा है, या हो सकता है उनसे छूट गया हो, जो भी कारण हो, बट ये सिस्टम तो है ना। तो ये चीज पे कंट्रोल तभी होगा मेरे भाई जब आप पुलिस को नहीं बदलना है। ये वही पुलिस है, मैं बताऊं, पुलिस ड्रिल्ड है, पुलिस को कंट्रोल करना सबसे आसान है, पता है, सबसे डिसिप्लिन फोर्स है यार, उसका तो ट्रेनिंग है डिसिप्लिन का। 3-3 में दाहिने मोड़, बाएं मोड़, बाएं मोड़, पीछे मोड़, सामने से तेज चल, 1-2 करके सीधा जाएगा। तो गड़बड़ कहाँ है? गड़बड़ है हमारे राजनीतिक तंत्र में, जो इसको संभाल रही है। कठपुतली देखते ना, जो यूं कह लीजिए कि जो पुलिस है वो गाड़ी की तरह है, और जो स्टीयरिंग पे बैठा हुआ है ड्राइवर है। और ड्राइवर गलत है, इसलिए गाड़ी का एक्सीडेंट हो रहा है ना? और या तो गाड़ी दूसरे रास्ते में ले जा रहा है, ले जाना था, इसका रूट है 98 और जा रहा है 48 पे, है ना? तो दिस इज ड्राइवर को बदलना है, आपका ड्राइवर को बदलना है। गाड़ी को दोष नहीं, गाड़ी हमारी एकदम टिप टॉप BMW जो बेस्ट गाड़ियां हो सकती है, हमारी गाड़ियां बेस्ट है। तो हमारी पुलिस प्रशासन से मुझे कोई शिकायत नहीं है, हमारे प्रशासन से कोई शिकायत नहीं है, इनमें काबिलियत है, बशर्ते उनको हैंडल करने वाले लोग काबिल हो जाए। तो फिर आप देखिए, देखिए बिहार ही तो वो जगह है ना जो पूरे नक्सली का इश्यू को कौन खत्म किया, बिहार पुलिस ने तो किया। तो हैट्स ऑफ टू देम, सल्यूट टू देम, हमारे लोगों ने ही किया खत्म। लेकिन वो खत्म कब हुआ? जब पॉलिटिकल विल बना, नहीं भाई इसको थोड़ा कम किया जाए, खत्म किया जाए। वो भी तब जब उसका साइड इफेक्ट उनके ऊपर आ रहा है। एग्जैक्टली,
जब खुद के बच्चे किडनैप होने लगे, जब खुद ठुकने लगे, जब खुद की गाड़ियां उड़ने लगी, तो लगा ना भैया ये कंट्रोल कर लो, इस साला जितना पैसा नहीं मिल रहा उससे ज्यादा तो हमारा नुकसान हो जा रहा है। तो जब अपने पे आती है तो Yes. फिर डिसीजन। कहने का मतलब आपके हाथ में जो तंत्र है वो मजबूत है, सिस्टम में प्रॉब्लम नहीं है, इम्प्लीमेंटेशन, इन्फोर्समेंट, एग्जीक्यूशन, इसमें प्रॉब्लम। आपका ये कहने का उद्देश्य हो गया कि जैसे अगर हम आईपीएस की बात करें, पुलिसिंग में हम जिले के एसपी के तौर पे मान लेते हैं जहाँ कंट्रोल हो रहे हैं, या फिर उसके ऊपर जितने भी डीआईजी, आईजी या डीजीपी तक हैं, तो यही पुलिसिंग बाकी राज्यों में भी है, यही यूपीएससी एग्जाम क्रैक करके ही सभी लोग जा रहे हैं, तो बाकी जगह पे जाने के बाद उनका एक्शन कुछ और हो रहा है, और सिर्फ यहाँ जब आ रहे हैं आपके कहने के अनुसार तो यहाँ पे एक्शन बदल जा रहा है, ये आपका कहना है? ये बदल जा रहा है बिकॉज अगेन वही मैं बता रहा हूँ, क्योंकि जो उनको चला रहा है ये कठपुतली है, बस जिनके हाथ में डोर है उनको रिकेट मार दिया, उंगली नहीं चल रहा है या कुछ गड़बड़ है या हाथ कहीं और बिजी है, अच्छा है ना, तो वो छूट जा रहे हैं, वहां पे पड़े हुए हैं, तो पड़ी हुई कठपुतली क्या नाचेगी, और ये नाच रही है तो अपने धुन से नचाए जा रहे जिस हिसाब से उसको वही इंटरेस्ट में नचाया जाए। अब उसमें नचा के या तो आप किसी को गलत इन्फॉर्मेशन, जो कठपुतली का खेल होता है, या बढ़िया उसमें एक स्वच्छ सांस्कृतिक कहानी भी दिखा सकते हैं उसके थ्रू, उससे एक भद्दा कहानी भी दिखा सकते हैं आप उसके थ्रू, तो डिपेंड करता है कि कठपुतली नचा कौन रहा है। तो इसीलिए मेरा मानना है कि एक बेहतर व्यवस्था परिवर्तन, राजनीतिक व्यवस्था परिवर्तन की जरूरत है। जब ये हो जाएगा तो ये हमारा जो प्रशासनिक व्यवस्था परिवर्तन खुद करा लिया जाएगा, और ये जब ठीक हो जाएगा तो सही मायने में बिहार हित, जनहित, देश हित में काम होगा। आपने एक इंटरव्यू में कहा था कि यहाँ के जो अपराधी हैं वो लुच्चे हैं, और उसको मतलब एक बहुत ही अलग तरीके से, तो आज अच्छा तुच्छ है, हाँ, क्या इसलिए क्या कहा उद्देश्य था आपका? कि ये जो है ना, देखिए यहाँ के जो अपराधी हैं कौन है, आप देखिए यहाँ पे जगह जगह पे गोली चल जा रही है, ये गोली चलाने वाले आपराधिक प्रवृत्ति के लोग नहीं हैं। जो कुछ लोग हैं वो कौन है पता है, ये बड़े वो बेरोजगार लड़के हैं जिनको कुछ काम नहीं मिल रहा है, 5-5 हजार में आपको गोली मार देंगे। आपको क्या कर रहा है 5,000 रुपए में? 5,000 और भी कम में, मैं शायद ज्यादा ही रेट लगा दिया हूँ, कम में। मैं बक्सर का एक घटना जानता हूँ, जो बक्सर पुलिस इस बात का सत्यापन करेगी कि एक बाबूजी को मरवा दिया उसके बेटे ने, जैसा कि उनकी ही रिपोर्ट में मैंने पढ़ा था कि कोई 4 बार ऐसे बदमाश से 1,60,000 रुपए दिया, 4-5 लोगों को बाहर से बुलाया गया और अपने पिताजी को उसने मरवा दिया। किस लिए? कि उसको प्रॉपर्टी का कुछ इशू था या जो वट एवर इट वॉज। तो इतना आसान हो गया, तो हमारी भाई व्यवस्था कहाँ है इसमें, है ना। हम तो भैया, हम भी जिले में एसपी थे, आप लेके बंदूक घुसो मेरे जिले में, फिर मैं दिखाता हूँ कि किसके बंदूक में ज्यादा दम है, आपके में कि हमारे में। ये क्लैरिटी आ जानी चाहिए पुलिस में कि बंदूक सिर्फ पुलिस वाले के पास होगा, अगर दूसरे किसी के पास बंदूक है तो वो जरूर उसका नियत ठीक नहीं है या बदमाशी है। और कहेंगे कोई सेल्फ प्रोटेक्शन के लिए बंदूक रखा है, तो फिर पुलिस किस लिए रखा है? तो पुलिस बंद कर दो, थाने वाले, तो फिर सब लोग सबको बंदूक दे दो भाई, सबको बंदूक दे दो, अपना अपना सेल्फ प्रोटेक्शन करो, पुलिस का थाना बंद कर दो फिर। अब आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं, क्योंकि बिहार के लॉ एंड ऑर्डर पे आपने बहुत सारी बात की, यहाँ के पुलिस को भी आपने सराहा, और इसलिए सराहा क्योंकि वो कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि उनको जो ड्राइव कर रहा है तो कहीं ना कहीं आपको लगता है मैं बताऊं इसमें ना, मैं क्यों बोला, क्योंकि मुझे बड़ा यकीन है पुलिस पे, क्योंकि जिन पुलिस वालों को मैंने लीड किया है, कभी उनके बारे में भी ऐसी बातें कही जाती थी, कि जब मैं गया तो मुझे कहा, यार तुम तो धुबरी जिले में जा रहे हो, वहां तो सब बिके हुए हैं, सब चोर हैं, सब करप्ट हैं। यार सारे तो अच्छे थे, मतलब मुझे तो नहीं मिले करप्ट लोग वहां पे, सब तो अच्छे लोग मिले। 1-2 जो मिले उनको सेट कर दिया ठीक से, तो वो वैसे ही ठीक हो गए। मतलब होते हैं 1-2 तो ब्लैक शिप हर जगह, बट जिन नहीं थे। तो यानी प्रॉब्लम हमारे बंदों में नहीं है, हमारे पुलिस वालों में प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम है हमारे लीडरशिप में। इवन पुलिस लीडरशिप की भी बात करें या पॉलिटिकल लीडरशिप की बात करें, अगर जो पुलिस लीडरशिप भी स्ट्रांग है, और वो कैसे स्ट्रांग होगी? अगर पॉलिटिकल लीडरशिप बेहतर होगी, है ना। तो ये दोनों को समांतर जो है काम यस, ये जब मिलके पब्लिक इंटरेस्ट, जनहित जन सेवार्थ, ये असम पुलिस का मोटो भी होता है। अच्छा, तो जनहित और जन सेवार्थ जब काम करना शुरू करेंगे, बिलीव मी, पुलिस और डॉक्टर के मर्यादा कहीं ना कहीं समाज में एक जैसी हो जाएगी, क्योंकि दोनों ही तब सामने निकल के आते हैं जब आप सच में मुसीबत में होते हैं, तो अभी जो हम लोग बात कर रहे थे थोड़ी देर पहले, तो उसमें आज के समय में सबसे बड़ी जो एक चैलेंज है, अगर हम चुनौती की बात करें, वो नशा की बात करते हैं हम लोग। नशा में जैसे बिहार सरकार ने एक पहल अपने तरफ से कोशिश की है कि भाई यहाँ पे शराबबंदी हो जाए, और ये इसलिए हुआ, तब एक समय था जब सिर्फ गांव-गांव तक शराब की दुकानें खुल गई थी और इसका विरोध हुआ। लेकिन अभी भी देखने को मिल रहा है कि उस नशे के दौर में अब लोग पहले से ज़्यादा शायद इन्वॉल्व हो रहे हैं, ऐसा लोगों का कहना है। और उससे भी ज़्यादा स्कूलों में जो वाइट, जो इसको कहते हैं हम लोग
पता नहीं एक्चुअल क्या होगा, वाइट के तौर पे जो चल रहा है स्कूल में, छोटे छोटे बच्चे जो क्लास 8 में है, 7 में है, गांजा तक की जो उपलब्धता है, तो इन चीज़ों पे आपकी क्या राय है, और अगर ऐसा हो रहा है तो उसको कैसे कंट्रोल किया जा सकता है? शराब इसलिए बंद कर दिया गया क्योंकि गांव गांव तक शराब जा रहा था, पहुंच रहा था, राइट। ज़्यादा शराब हो गया था, एक्सीडेंट बहुत हो रहा है, तो क्या किया जाए, गाड़ी बंद कर दिया जाए, गाड़ी रास्ते में चलना बंद कर दिया जाए, है ना, सारे गाड़ी गैरेज कर दो, गाड़ी बनाना बंद करो, पैदल चलो भैया। क्यों? क्योंकि एक्सीडेंट ज़्यादा हो रहा है। तो ये एक कमज़ोर एडमिनिस्ट्रेशन का प्रतीक है, एक कमज़ोर प्रशासन का प्रतीक है। आपको रेगुलेट करना जानना पड़ेगा। अगर समाज में कुछ व्यथा है, कुछ प्रॉब्लम है, कुछ दुर्व्यवस्था क्रिएट हो गया, तो उसको ठीक करने जानना पड़ेगा। हमें आता ही नहीं है, ये दुकान बंद करो बे, हाँ बंद करो, ये गाड़ी मत चलाओ, रास्ते में एक्सीडेंट हो जाएगा, गाड़ी मत निकालो, ये क्या बात है? अगर कहीं तक जा रहा है, आपका एक्साइज डिपार्टमेंट क्या कर रहा था, आपका पुलिस प्रशासन क्या कर रहा है, आपका प्रशासन क्या कर रहा है? जहां तक आप नहीं जाने देना चाह रहे, वहां अगर चीज पहुंच रहा है, आज क्या रुक गया है? आज तो किसको नहीं पता है कि घर घर डिलीवरी हो रहा है शराब? किसको नहीं पता है कि घर घर चीजें, आपको नशा की चीज में नशाखोरी बढ़ गया, अलग अलग तरह की नशाएं आ गई हैं। जब शराब रुका तो दूसरे टाइप के नशा, ड्रग्स शुरू हो गया। और ड्रग्स के बारे में आपको थोड़ी देर पहले बताया था किसी महान मंत्री जी के बारे में, कि उनको आइडिया ही नहीं है कि ड्रग्स के बारे में क्या कैसे करना है, और वो मंत्री जी बिहार से ही हैं। वेरी मच बिहार के मंत्री जी से मेरी बात हुई थी, मैं शॉक्ड हो गया। मैं जब उनको बताया कि सर हम लोग, तो बोले आप लोग क्या करें, तो मैं बता देखिए सर, ये 3 pronged अप्रोच है। ये एक अप्रोच है ड्रग्स नशा के लिए, ये आई एम श्योर कि ये बिहार पुलिस की जो सीनियर अधिकारी ने पढ़ा होगा, रिसर्च किया, उनको पता होगा। जमीन पे इंप्लीमेंट नहीं हो रहा है, जनता के लिए बता रहा हूँ कि ये 3 pronged अप्रोच क्या है। 3 pronged अप्रोच मतलब कि ये 3 स्टेज में चीज करना पड़ता है, या 3 एक के बाद एक नहीं है। 3 चीजें समाज में जब होंगी, ड्रग्स खत्म हो सकता है। अच्छा, क्या है वो 3 चीजें? पहला चीज है जिसको हम कहते हैं डिमांड कंट्रोल करना है। डिमांड जो है, डिमांड मतलब आप ड्रग्स की चाहत है समाज में, ये कैसे कंट्रोल होगा? इस पे सामाजिक रूप से काम करना पड़ेगा। अवेयरनेस तो एक अलग बात है, अवेयरनेस तो कर ही रहे हैं, अवेयरनेस करके फोटो खिंचा के डाल देते हैं, लगता है उससे नहीं होता है। खाली आपको घर में बच्चों को, माओ को सिखाना पड़ेगा, बच्चों को कि क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, क्या सही है, क्या गलत है, उस पर ध्यान देना पड़ेगा। बच्चे को 100 रुपये दिया तो 100 खर्च कहाँ किया, क्या खा क्या है बेटा, आंखें क्यों चढ़ी हैं, जेब में क्या है, मोबाइल पे चल क्या रहा है, तुम्हारे दोस्त कौन है, ध्यान देना पड़ेगा। स्कूल्स में, कॉलेजेस में शिक्षक को बहुत बड़ा रोल मिला है समाज बनाने का। देश तो शिक्षक बना रहे हैं, कहते हैं IAS IPS नेता, ना 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 ना, शिक्षक देश बना रहे हैं। तो उनको वहां संभालना पड़ेगा कि डिमांड कैसे कंट्रोल हो। उनका जो एनर्जी है युवा का, उसको आप लगाइए स्पोर्ट्स में, खेल कूद में, कल्चर में लगाइए, म्यूजिक में लगाइए, उसको पेंटिंग करवाइए, कुछ नहीं तो वीडियो ही बनाने दीजिए, उसको यूट्यूबर ही बनने दीजिए, कुछ क्रिएटिव करे, कुछ सकारात्मक करे। वो आप उसके डिमांड को आप कंट्रोल ऐसे ही कर सकेंगे जब उसकी एनर्जी को सही रास्ते में ले जाए, डिवाइड कर दे या फिर कहीं, हाँ। और वो समाज का काम है। ये कोई प्रशासन, पुलिस या कोई दुनिया बाहर से नहीं, ये समाज का काम है, ये हमारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस का काम है। तो मतलब ये घर से शुरुआत होनी चाहिए। यस। और तो डिमांड कंट्रोल पहला स्टेप है। डिमांड कैसे कि हमें ड्रग्स चाहिए ही नहीं, जब नहीं चाहिए तो आपको बेचने कौन आएगा? आप लाएंगे, भाई क्या चीज़, हटाओ यहाँ से, हमको नहीं चाहिए यार, हम ये सब चीज़ नहीं खाते, बट भागो यहाँ से, नहीं चाहिए। तो डिमांड कंट्रोल, बिल्कुल, तो पहला इस पे काम करना है। ठीक है, दूसरा काम, ये सब साथ में चलेगा, जो मैं 3 स्टेप बोल रहा हूँ, तीनों साथ चलेगा। ठीक है। दूसरा हो गया एक सप्लाई पे कंट्रोल, कि ड्रग्स मार्केट में आए ही ना। वो कौन करेगा? वो करेगा पुलिस, वो करेगा एक्साइज, वो करेगा आपका नारकोटिक्स डिवीजन, वो करेगा प्रशासन, मैजिस्ट्रेट्स, कि आप ये ड्रग्स का जो कार्टेल आइडेंटिफाई करिए, सोर्सेस अपने लगाइए कि ये कौन है। जो पेडलर्स, जो छोटे छोटे वाले आपको मिलेंगे, जो डीलर्स होंगे और डिस्ट्रीब्यूटर्स होंगे तो ऊंचा बैठते हैं, तो पेडलर्स कैसे ठीक होंगे? आप एक अपना, हर पुलिस को एक कंट्रोल रूम अपना बनाइए, एक हेल्पलाइन नंबर इशू करिए कि जिसको भी ड्रग्स के बारे में खबर है, आप इमीडिएटली खबर दीजिए और पुलिस तुरंत वहीं पे एक्शन होना चाहिए। यहां पे क्या हो गया है? सेटिंग हो गई है नीचे लेवल पे, पता है कि कौन पेडलिंग कर रहा है, कुछ देख के चला जाता है। क्यों? क्योंकि कोई ऊपर से देख ही नहीं रहा, कोई सुपरविजन नहीं है। कंट्रोल करने की इच्छा है लेकिन काम करने की इच्छा नहीं है। कौन मेहनत करेगा, कौन भागेगा इनके पीछे?
छोड़ो यार, ऐसे ही है, ड्रग्स खोरी करते हैं, इनका ड्रग्स रोक दोगे तो चोरी करेंगे, ये करेंगे, बदमाशी, 50 एक्सक्यूज दे देंगे आपको। मैं बता रहा हूँ, कुछ पुलिस वाले, सब ने कुछ। तो ये जो इन्फोर्समेंट है वो स्ट्रांग करना पड़ेगा सप्लाई कंट्रोल करने के लिए। मैं बताता हूँ, असम में जब हम लोग, अभी भी असम पुलिस आई बिलीव ये कर रही होगी, कि जिस तरह से टाइट कर दिया ना, एकदम घेटुआ पकड़ के एकदम से, यार ड्रग्स का करोगे वही चाप के रख देंगे तुमको, है ना। सोच भी लिया ड्रग्स के बारे में। जब ये टाइट एडमिनिस्ट्रेशन होता है ना, तब जाके उनको समझ में आता है भाई कि ये धंधा थोड़ा सा टाइट है। यहाँ जाओगे 100 रुपया कमाने, अपना जान से हाथ धोते हो, है ना, जान से हाथ जाएगा। तो भैया थोड़ा टाइट है, तो स्लो होगा, धीरे होगा। इधर डिमांड कंट्रोल हो गया, डिमांड नहीं चाहिए, सप्लाई कंट्रोल कर दिया, मार्केट में आपको ड्रग्स कहाँ से आएगा। लेकिन एक तीसरा फेज है इसका, वो क्या है, उसको हम कहते हैं रिहेबिलिटेशन, हार्म कंट्रोल। हार्म मतलब आप जो लोग उसके ऑलरेडी आदी हैं, कुछ लोग ड्रग्स ले रहे हैं और कुछ ड्रग्स बेच रहे हैं, इन दोनों को का आपको रिहेबिलिटेट, मतलब उनको आप स्थापित करना पड़ेगा। जो बीमार है, जो ड्रग्स ले रहे हैं, उनको आपको सही तरह से इंस्टीट्यूशनल, मतलब आप एक संगठनिक तौर पे उसको आप मदद देना पड़ेगा। वो हॉस्पिटल के माध्यम से हो, कोई सेंटर के माध्यम से हो, काउंसलिंग के माध्यम से हो, उसको आपको मतलब वापस से ठीक समाज में लाना पड़ेगा। जो ड्रग्स से ग्रसित है, आप उसको छोड़ नहीं सकते, उसको क्रिमिनल बोल के आप हटा नहीं सकते। वो बार बार वो जो ड्रग्स खाता है वही ड्रग्स बेचता है। अच्छा, यस, वो क्या करेगा कि कंज्यूमर है वही सप्लाई कर, यस, वो पेडलर बन जाता है लास्ट में, कि वो उसको पैसे कहाँ से आएंगे। तो उसको खाने को 1 पुड़िया चाहिए, उसको जो डीलर है 3 पुड़िया देगा, बोलेगा 1 तू खा, 2 बेच के हमको पैसे दे। तो आप जब उसको आप वहां से मार्केट से हटा के उसको ठीक बना देते हैं, तो वो उस चेन से टूट जाता है, तो वहां वो सप्लाई ब्रेक होगा, राइट। और इसके साथ अब जो पेडलर है, मान लीजिए कुछ खाने वाले पेडलिंग करते हैं और कुछ बेचने वाले बेचते हैं, उनको भी बेहतर धंधा दिखाइए, ऑप्शन दीजिए। यस, आज दारू के साथ हो रहा ना ये, बच्चों को देखिए, कौन खेलने आएगा मैदान में यार, 2 घंटा में हम 2 बोतल पार कराएंगे, 2000 रुपए कमा लेंगे। ये मैं समाज में रह रहा हूं, मैं जा रहा हूं जमीन पे, देख रहा हूं, मैं जानता हूं ऐसे लड़कों को जो ये काम कर रहे हैं। तो आप उनको स्थापित करिए ना, उनको आप सही रास्ता दिखाइए, अवसर दीजिए एक ईमानदारी से कमाने का, अवसर दीजिए उनको एक सही रास्ता चुनने का। आप उनको अगर अच्छा अवसर नहीं देंगे, वो दारू बेचेंगे, ड्रग्स बेचेंगे और हर गलत काम में जाएंगे। तो ये हो गया हार्म रिडक्शन या हार्म कंट्रोल। तो डिमांड रिडक्शन, सप्लाई रिडक्शन, हार्म रिडक्शन। डिमांड को कंट्रोल करिए, सप्लाई को कंट्रोल करिए, और जो क्षति हो रही है, हार्म हो रहा है, उसको कंट्रोल करिए। तो ये तीनों चीजों को एक साथ जब समाज में किया जाएगा, ड्रग्स या दारू या इस तरह की जो भी प्रॉब्लम्स है, उसको बहुत तरीके से, बहुत स्ट्रांगली कंट्रोल किया जा सकता है। मैंने ये किया है, मैं हवा में कहानी नहीं सुना रहा, थ्योरी नहीं बता रहा हूं, मैंने किया है, और ये किया हुआ स्थापित चीज है, सफल प्रयोग है जो मैं आपको बता रहा हूं, और मैं फिर इसको करके दिखा सकता हूं। मौका मिलने दीजिए, होगा, ये चीज होगा, है ना। तो कोई एक छोटी ऐसी कोई कहानी बता दीजिए कि जब किसी का परिवार का कोई ऐसा बच्चा कभी, या कोई ऐसा परिवार आपके सामने आया जो मतलब उसको लग गया, उसके परिवार का कोई बच्चा है जो उसमें चला गया, तो उससे क्या क्या उसको चुनौतियों का सामना करना पड़ा। चुनौतियों मतलब क्या बताऊं, मैं एक पुलिस वाले की बता रहा हूँ, रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर, ठीक है ना। वो पॉजिटिव स्टोरी है। वो अपनी वाइफ के संग आते हैं मिलने के लिए, तो आके एकदम से रोना शुरू, पैर वैर मतलब बोलता है, सर मैं आपको धन्यवाद देने आया हूँ, कि बोला कि मेरा बड़ा बेटा ड्रग्स खा के मर गया, दूसरा खा के मर गया, अच्छा, ही डाइड, दूसरा उस चक्कर में था। जब से आपने कंट्रोल किया है, बहुत छटपटाया, और वो तो हमने उसको फिर रिहेबिलिटेशन सेंटर में डाला, आज वो ठीक है, उसको समझ में आई अपनी गलती, है ना, और वो बढ़िया। तो ये एक पॉजिटिव स्टोरी बता रहा हूँ आपको कि एक बेटा मर चुका है, दूसरा मर जाता, वो तो बस वो थैंक्स टू मेरी टीम जिसने ये काम करके दिया, एंड थैंक्स टू वो पूरा व्यवस्था जिसने हमें काम करने दिया, यू नो, कि वो एक स्टोरी। तो ऐसे बहुत सारे परिवार आपको मिलेंगे जहां ड्रग्स के चलते उनका सिर्फ शारीरिक हार्म नहीं, वो माँ के गहने बेच देगा, अपने बाप का पेंशन खा जाएगा, अपने घर के सामान बेच देगा, कुछ नहीं तो पड़ोसी के घर में चोरी भी करेगा, क्योंकि उसको ड्रग्स चाहिए, उसको लत है। और जब कुछ नहीं मिलेगा तो वो डीलर से एक्स्ट्रा ड्रग्स लेगा, थोड़ा खाएगा, थोड़ा ड्रग्स बेचेगा। तो वो एक बच्चा एक ड्रग्स एडिक्ट से एक चोर बनता है, और फिर एक ड्रग्स सेलर, एक पेडलर बन जाता है।
और इस बात की समझ मुझे नहीं पता कि यहाँ की पुलिस में, प्रशासन में और राजनीति करने वाले लोगों में कितनी है। और कानूनी तौर पे भी अगर वो फंसता है तो पूरा परिवार बर्बाद। पूरा डेफिनेटली कानून के चक्कर में ड्रग्स के केस में लंबा जाएंगे। ड्रग्स का केस तो मतलब बहुत ही तगड़ा है, नारकोटिक्स का केस तो एकदम 10 साल के ऊपर जाएंगे आप। अच्छा, बिल्कुल, तो वो तो बहुत ही तगड़ा केस होता है, ड्रग्स में कोई माफ़ी नहीं। तो ये ड्रग्स केस, आर्म्स केस, ये सारे बड़े इंपॉर्टेंट और बहुत टाइट केसेस होते हैं, है ना। तो इसीलिए इसको जब तक हम इस चीज़ पे समझेंगे नहीं, आप इसको कंट्रोल करने की जो बातें सिर्फ बातें रहेंगी। और जितना ये चलता है ना कि 26 जून को कि एंटी नारकोटिक्स का दिन दिवस, हम लोग पोस्टर लगाते हैं, लोग ये डालते हैं, स्पीच होता है, और उसका फ़र्क कितना पड़ता है ज़मीन पे जाके देखिए, कुछ नहीं होता। बस उसके फंड अलॉट होते हैं, बजट आता है, ये सब करके थोड़ा किया जाता है, थोड़ा खाया जाता है और सब चीज़ खत्म वहाँ पे। उसका एक भी अगर उसका पॉजिटिव प्रभाव पड़ता हो तो कोई अगर ऐसा सर्वे हो, कोई स्टडी हो, कोई आंकलन हो तो काइंडली पेश किया जाए। हमें भी लगे कि हाँ, इस तरह से सो कॉल्ड अवेयरनेस ड्राइव जो चलता है, ये सिर्फ आंख का धोखा है दिखाने के लिए। मैं जितने एनजीओज भी हैं जो इस पे काम करते होंगे अवेयरनेस, मैं आप सबसे हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि सच में अगर आपके काम का जमीन पे इम्पैक्ट चाहिए, सच में जो आप करते हैं वो जमीनी हालात बदलते हुए अगर आपको देखना है, तो मैंने जो 3 प्रॉन्ग्ड अप्रोच बोला ना, इन तीनों में आप काम करिए। डिमांड रिडक्शन पोस्टर लगाने से नहीं होगा, उस बच्चे को नया रास्ता दिखाइए, तब होगा। आप खाली बोल दिए बेटा ड्रग्स मत खा और वो आपको लगता नहीं खाएगा, नहीं होगा ऐसा। तो उस पे आप पुलिस को मदद करिए, खबर पहुंचाइए, आप उसके लिए ड्रग्स, एंटी नारकोटिक्स के लिए जो काम करने के लिए संसाधन चाहिए उसके उपाय करके उसको दीजिए, उसको पुश करिए, उसको सराहिए, अच्छा काम करता है तो पुलिस को। सप्लाई के साइड में आप इस तरह से सप्लाई कंट्रोल में मदद करेंगे। और या तो रिहैबिलिटेशन सेंटर चलाइए जिसमें आप ऐसे लोगों को ठीक करके उनको बीमारी को इलाज करा के आप वापस भेजते, बट उसको धंधा मत बनाइए। रिहैबिलिटेशन भी आजकल धंधा बन गया गुरु। रिहैबिलिटेशन के नाम पे अब लोगों को, प्रशासन को चेक करना चाहिए। मैंने देखा हमारे जिले में भी ऐसे 2-4 धंधा स्टार्ट कर दिए थे जिसको हमने कंट्रोल किया था बाद में, बट ऐसा चलता है हर जगह का। वो क्या करेंगे, रिहैबिलिटेशन सेंटर के नाम पे पैसा वैसे ले लेंगे, और जो बंदा आया वहाँ पे ड्रग्स का एडिक्ट, उसको क्या करेंगे, वाकई उसको मारेंगे, पीटेंगे, सोचेंगे, मतलब गलत तरीके से, प्रोफेशनली उसको रिहैबिलिटेट नहीं करते। अच्छा, वो उल्टा और भी उसको खराब कर देते हैं, मतलब डैमेज करे। यस। तो ये सारा प्रॉब्लम क्यों है, क्योंकि हमारा जो व्यवस्था, जो प्रशासनिक व्यवस्था है, जिसकी जिम्मेदारी है इसको सुपरवाइज करना, जिसको करेक्ट करना, ये कहीं चूक रहे हैं इसी वजह से। तो इसीलिए ये ड्रग्स और ये नशाखोरी पे काम करना बहुत जरूरी है। अगर समाज को तो कमजोर करने का, पंगु करने का सबसे आसान तरीका है ना एक बम फोड़ा, ना एक गोली चलाई, ना एक सिपाही भेजा, पूरा देश बर्बाद। और मुझे लगता है किसी परिवार से भी दुश्मनी निकालने का एक अच्छा ये बिल्कुल नस्ता है। हाँ, लोग इसको लेके बहुत लेफ्ट राइट करते हैं। ये कुछ ऐसे प्रोविजंस है इसको लेके बहुत गलत हुआ है समाज में भी, प्रशासन तक, हर तरीके से। तो इसको कंट्रोल करना आई बिलीव कि बहुत मेजर चैलेंज होकर आने वाला है। इस पे इमीडिएट कंट्रोल करना बहुत जरूरी। अब हम थोड़ा आपके राजनीतिक करियर की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, ये सारी बातें हो गई, आपने इतना काम किया अपने हिसाब से, जो आपने बेहतरी जो कोशिश की। जब आप वापस राजनीति की तरफ आए और आपके मन में ये हो गया कि अब डिसीजन ले लेते हैं, छोड़ देते हैं, अब हम आते हैं राजनीति में, और जैसे ही आप यहाँ पे आते हैं तो आपके साथ एक ऐसी आपको सूचना मिलती है जो आपने कभी शायद सोचा ना हो। सभी जानते थे कि आप जब आएंगे तो बीजेपी से आप चुनाव लड़ेंगे और यहाँ पे आपको टिकट बक्सर से मिलेगी। जैसे ही ये खबर आप तक पहुंचती है कि आपका नाम उस लिस्ट में नहीं है, तो सबसे पहली बात आपके दिमाग में क्या चल रही थी उस समय? नहीं, मैं देखिए टिकट का बड़ा इशू नहीं था, मैं तो संगठन में भी काम मांग रहा था, संगठन का काम देता हूँ। तो वही आ गया, अब जो मेरी बातें जो सुनेगा, कौन पॉलिटिकल पार्टी मेरे को लेगा? ओ भाई, ये तो रेवोल्यूशनरी है। ओ ये तो यार, ये तो काम करने की बात कर रहा है। हम तो साला पॉलिटिक्स मलाई के लिए कर रहे हैं, हम तो पावर के लिए कर रहे हैं। संगठन वाले लोग भी ऐसा करेंगे ना भाई। देखिए क्या था कि मैक्सिमम लोग जो है ना, वो नहीं चाहेंगे कि कोई ऐसा आदमी आए जो जुनूनी हो। सब चाहते हैं एवरेज टाइप आदमी। बाकी लोगों की पोल खुल जाएगी ना। नहीं, वो उसका नहीं पता, बट एवरेज लोग चाहते हैं। लोग ना, ये अनफॉर्चुनेट है हमारे समाज में मेरे भाई, जब आपका दोस्त भी आपसे अच्छा करने लगता ना, बेहतर, आपको जलन होने लगता हो काहे वे, है ना। मतलब मैं फेल हुआ तो हुआ यार, है ना, क्यों पास हो गए, वो फर्स्ट नहीं आना चाहिए था, वो क्यों टॉप कर गया, है ना। तो वो ये प्रॉब्लम है। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ बड़ा 30 मार खान, लेकिन ये तो जरूर है कि मेरा जुनून किसी के जुनून से ज्यादा है।
मेरा जज्बा ये तो मैं कह सकता हूँ कि अब अगर आप ग्राफ पे रखेंगे तो चैलेंज देने वाला जज्बा है। तो कहीं यही तो कारण नहीं रहा? यही कारण है मेरे भाई, यही कारण, दूसरा कोई कारण नहीं है यार। क्या मैंने क्या गलती किया है? जो भाई साहब हमारे वहां लड़े इलेक्शन, वो मुझे पब्लिकली बोले आपको पनिशमेंट दिया जाएगा। हम बोले भाई हमको क्यों पनिशमेंट दिया जाएगा? किस बात का? वही तो पनिशमेंट इसलिए दिया जाएगा यार कि तुम कहाँ ये सब सुधारने आ गए हो, अच्छा, कहाँ ठीक करने की कोशिश, शायद इसलिए। तो बहुत खराब लगा था मुझे वो सुन के, बट मैं कहा यार मैं सब छोड़ छाड़ के आया हूँ, मैं खुद को पनिश करके आया हूँ और आप भी मुझे पनिशमेंट देंगे। तो ये हुआ मेरे साथ। तो बट इट इज़ ओके, आई मीन ये नहीं कह रहा हूँ कि मुझे लोग इसको प्रॉमिस किया या कोई प्रॉमिस नहीं किया, कोई कुछ नहीं। मुझे करना था, मैं अपने रीजन से आया हूँ। थोड़े देखिए, एक आदमी जब लीडर बनता है ना गुरु, मैं बताऊँ को नेता बनना है, लीडर अपने दम पे बना जाता है। ये नहीं कि कोई पार्टी हमको लॉन्च करेगी तबे हम बनेंगे, तो फिर आप नेता बनने लायक नहीं है। आप क्या लीडरशिप देंगे जब आपको खुद ही कंधे की सहारा की जरूरत है? बिल्कुल, है ना। तो इसीलिए, और बात अब ये देखेंगे मैं जनसुराज के साथ हूँ। क्यों हो जनसुराज के साथ? क्यों? क्योंकि जनसुराज मेरी बातों के साथ एकदम मैचिंग आपको चीज मिलेगी कि यार एक प्रशांत किशोर जी ये इन्हीं मुद्दों को लेके आ गए जो आपकी सोच। यस नहीं, आते हैं हम उस पे सर। तो मतलब ये आपको उस समय मतलब ये लगा कि चलिए संगठन में ही काम दे देते, मैं पार्टी के साथ जुड़े रहना चाहता हूँ, ठीक है, टिकट नहीं मिला वो उसका ज़्यादा अफसोस नहीं था शायद? नहीं, टिकट का तो इशू ही नहीं था बॉस। मैं तो पहले भी बोला था कि अगर वहां पे आप चेंज करते हैं तो मुझे कंसिडर करिएगा, और नहीं तो मैं संगठन का काम करूँगा। हाँ, तो जब आप तो वहाँ पे आए हैं तो आपका मिशन था कि हमें यहाँ पे आकर के बीजेपी को जिताना है? नहीं, ठीक है, मेरा मिशन था बिहार को जिताना है। बीजेपी मेरे लिए एक माध्यम, देखिए आज भी मैं जहाँ हूँ वो मेरे लिए माध्यम ही है। राजनीति एक माध्यम हो सकता है, खुद में अंत नहीं हो सकता। मतलब पार्टी एक माध्यम हो एक माध्यम, एक प्लेटफॉर्म, ठीक है, हाँ। और क्या है, काम करना है मैं, तो काम करता हूँ। मुझे बीजेपी को जिताना है कि नहीं, जब तक बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे जनसुराज हो, चाहे कोई भी हो, जब तक आप बिहार के हित में काम कर रहे हैं तभी तक ना हम आपके साथ खड़े हो सकते हैं। हम बिहार के लिए आए थे गुरु, हम पार्टी के लिए नहीं आए थे। नहीं तो मेरा आईपीएस क्या मेरे को काट रहा था, हम खुश थे वहां पे आईपीएस में रहते, आराम से रहते। वो छोड़ के हम किसी पार्टी को जिताने नहीं आए हैं, हम बिहार को जिताने आए। नहीं, मेरा सिर्फ सवाल ये था कि एक्चुअली तो आए थे तो आप चुनाव लड़ने, ठीक है, पार्टी को नहीं जिताने आए थे, आप खुद जीतने आए थे। ये भी देखिए, ये भी लोग सोचते हैं चुनाव लड़ने, मैं चुनाव लड़ने नहीं आया। मैं बता रहा हूँ, मैं यहाँ बिहार के लिए काम पॉलिटिकल माध्यम से काम करने आया। हाँ, चुनाव एक जरूर एक, क्योंकि आप देखिए इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में अगर नहीं आते तो आप क्या पॉलिटिक्स कर, बिल्कुल है ना। आप खाली संगठन में क्या संगठन करें, संगठन से बिहार नहीं बदलेगा ना। आपको एक पोजीशन पकड़ना पड़ेगा जहां से आप डिसीजन मेकर बनते हैं, जहां से आप पॉलिसी मॉड्यूलेट कर पाएंगे, और तब आप बिहार की किस्मत, दशा और दिशा बदल सकेंगे। तो उसके लिए चाहिए, लेकिन ये नहीं कि मैं वहां से एक पोस्ट छोड़ गया, यहाँ मुझे एक पोस्ट दे दो, कुछ नहीं ऐसा मांगा भाई। हाँ, ऐसा कोई मेरा इरादा नहीं था। मैं यहाँ मेहनत करने को तैयार था, आज भी कर रहा हूँ। मैं कौन सा भाग गया वापस? बिल्कुल, मैं कर ही रहा हूँ, और मैं करता तब भी करता। लोग क्या है ना, इस बात को समझ ही नहीं पाए, यू नो। वो कहीं ना कहीं आंकलन करने में, वो मुझे लगता है कि मुझे कहते हैं कुछ लोग, आपने धीरज नहीं दिखाया, धैर्य नहीं दिखाया। चुप, क्या धीरज? जिस आदमी ने रोज मौत देखा हो यार, वो धीरज कैसे दिखाए? मुझे नहीं पता मैं कल जिंदा रहूंगा नहीं, किस बात का इंतजार करूं मैं? अगर आपको करना है या करवाना है ना भाई, तो अब भी करवाते ना, आज करवाते। क्या मुहूर्त का इंतजार कर रहे हैं आप? कौन सा मुहूर्त आएगा जिसमें कि मेरे सुरखाप के पंख निकलेंगे और या पीछे सर के पीछे लाइट निकलेगा, तब लगे हाँ अब मसीहा आया है? ऐसा नहीं होता है ना। तो कोई धीरज रखने वाला आदमी वेट करता। कहते हैं ना कि जो मेहनत करने वालों से बच जाता है ना, वही धीरज रखने वालों को मिलता है। क्या है ना। तो इसीलिए मेहनत करने पे ज्यादा यकीन है। इसीलिए मैं फिर बताऊं, मैं इलेक्शन लड़ने नहीं आया था बिहार के लिए। इलेक्शन एक माध्यम जरूर, आने वाला 29 का इलेक्शन फिर होगा, लड़ा जाएगा इलेक्शन, जरूर इस जगह पे जाया जाएगा जहां से कि मैं बिहार की दशा और दिशा बदलने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकूं। लेकिन फिर वही बात पे, क्योंकि आप बात तो जरूर आगे ले जा रहे हैं, लेकिन मैं रुकूंगा वहीं पे। बताइए कि आए तो थे जीतने और जिताने, लेकिन हरा दिया आपने। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। उसके हाँ, तो वो जो आपने हार वहाँ पे एक तरह से, तो क्या वो एक आपका मतलब संदेश था कि मुझे मौका नहीं दिया गया, मैंने इतनी बड़ी जो एक तरह से त्याग करके आया, सब कुछ छोड़ के आया, और उसके बाद आने के बाद आपने आईना दिखा दिया मुझे, तो क्या उसका बदला था क्या? नहीं, कोई बदला नहीं था। देखिए, मैं जीतने के लिए लड़ा था, मैं हारने के लिए नहीं लड़ा था। कोई भी हारने के लिए नहीं लड़ा, मैं जीतने के लिए लड़ा था। मैं ये सोच के लड़ा कि मुझे बक्सर अपना सांसद बनाएगी, और मैं संसद में जाके बक्सर और बिहार की बात मजबूती से रख पाऊंगा। मैं जानता हूँ मैं वो पढ़ाने वाला आदमी नहीं हूँ कि आप मुझे पढ़ा दीजिए, मैं वही तो ताकि बोलूँ ना। आई हैव एन इंडिपेंडेंट माइंड। अगर आईपीएस की नौकरी छोड़ के आओ बस, तो मैं ना यहाँ
पीछे पीछे झंडा ले घूमने वाला आदमी नहीं हूँ। मैं यहाँ पे मजबूती से जनता के लिए और अपनी मिट्टी के लिए काम करने आया हूँ। मैं पार्टी के लिए नहीं, माटी के लिए काम करने आया था। लेकिन ठीक है, जनता को समझ नहीं आया या उनको लगा कि काबिल नहीं हूँ या वॉट एवर, तो अपनी काबिलियत पे काम करते हैं और मेहनत करते हैं। मैं किसी को हराने नहीं आया था, मैं खुद को जीतने आया था। मैं खुद जीत के जनता को और हमारे बिहार के लिए और बक्सर के लिए काम करके जिताने के प्रयास में था। उस प्रयास में मैं हार गया और साथ कोई और हार गया, तो उसकी जिम्मेदारी में उनको ज़्यादा मेहनत करना था जो हार गए। उनको भी तो मेहनत करा था, क्या मेरे भरोसे लड़ रहे थे? उनकी काबिलियत से आपकी काबिलियत से आप जीतते हैं और आपकी दुर्बलता से आप हारते हैं। किसी और की काबिलियत से आप नहीं हारते हैं, आप अपनी दुर्बलता से हारते हैं, है ना? तो जो जीतता है वो अपनी काबिलियत या कभी कभी किस्मत से भी जीतता है, जैसा भी हुआ वहां पे। ठीक है। क्या आईपीएस की नौकरी छोड़ने के बाद अब आपको लगता है कि आपकी कुछ वैल्यू कम हुई है, कुछ धाक कम हुई है आपकी? नहीं, बिल्कुल नहीं, एकदम कम नहीं, बल्कि बढ़ी है। हाँ, कि आईपीएस की नौकरी में देखिए, वैल्यू अगर आईपीएस से था ना, तो लानत है मुझ पर। वैल्यू इंसान की होनी चाहिए। क्या हुआ? अगर मैं आईपीएस बन सकता हूँ तो मैं कुछ भी बन सकता हूँ। अगर आप में मेरिट है, क्वालिटी है, आपने प्रूव कर दिया ना भाई क्वालिटी है, तो क्वालिटी क्या अचानक से खत्म थोड़ी हो जाएगा। तो अगर कई सालों में बना है वो अगर क्वालिटी मुझ में है, तो अगर आईपीएस एक अचीवमेंट है, तो ऐसे कई बहुतेर अचीवमेंट मैं खड़े कर सकता हूँ। तो मेरा कुछ भी कम नहीं, बल्कि मेरा, मुझे लगता है, धाक की जहां तक बात है ना बॉस, धाक एक एटीट्यूड है। वर्दी ऐड करता है, उसको टशन ऐड करता है। हाँ, वो तो नहीं है, अब मानना पड़ेगा। हाँ, कि अगर किसी को मेरा वर्दी देख के ही था, है ना, उसको मेरे अंदर, उसके अंदर का इंसान नहीं दिखता, तो वो मुझसे कट जाएगा। एंड या तो उसको मेरी वर्दी से कुछ काम था, काम निकलवाता था, तो वो कट गया है या कट जाएगा, अच्छा है, बढ़िया है ना? तो अब जो बचे हैं वो जेन्युइन लोग हैं, सच्चे लोग हैं, जो आनंद मिश्रा को प्यार करते हैं, जो मुझे रिस्पेक्ट करते हैं, जो मेरी वैल्यू को समझते हैं, जो मेरी स्टार्स कंधे पे आईपीएस लगे को देख के नहीं आए थे। जो ऐसा किया था ना, जो मेरे कंधों को देखता था, वो सब गायब है मेरी सीन से। है ऐसे कैरेक्टर्स हैं, मैं जानता हूँ, हैं, वो गायब है, और अच्छा है गायब है ना? भगवान सद्बुद्धि दिया उनको, और हमारे किस्मत में थोड़ा अच्छा किया कि सारे जितने ऐसे लफंटर थे उनको निकाल फेंका, फिल्टर हो गया। यस, तो इसीलिए जीवन बेहतर हो गया है। मैं ये कहूँगा कि जो गंदगी थी कुछ, वो फिल्टर हो गई। अच्छे बढ़िया लोग अब मेरे साथ हैं, और हम एक अच्छे और बड़े मिशन पे लगे हैं, है ना? एक आईपीएस एक नौकरी थी, है ना, जिसमें हम थे, एक बढ़िया स्ट्रांग नौकरी थी, इसमें कोई शक नहीं है, एक बहुत अच्छा सोशल स्टेटस। लेकिन अब जो मेरे पास है, एक भरपूर, पहले मेरे लिए एक जिला था, मेरा राज्य है, मेरा देश है ना? एक बड़े लेवल पे मैं सोच सकता हूँ। आज मैं बिहार का सोच रहा हूँ, तो मैं अपने जिले का सोचता था, आज मैं बिहार का सोच रहा हूँ, मैं भारत का सोच रहा हूँ, यू नो। तो एक बहुत बड़ा आयाम खुल गया मेरे लिए। तो इनफैक्ट ये मेरे लिए एक वन स्टेप अहेड है, पीछे नहीं। तो जो वर्दी से जुड़े थे वो कट गए, और जो वर्दी के पीछे जो इंसान थे उनसे जुड़े हैं वो अभी भी आपके पास। और इनफैक्ट और बताऊँ मैं आपको कि ऐसे कई लोग थे जो मुझसे वर्दी के टाइम नहीं जुड़े थे। अच्छा। तो अब वो जुड़े हैं। हाँ। और वो सच्चे लोग हैं। पता है क्यों? वो कहते हैं कि भैया तब डर लगता था हमको हमें लगता था कि पता नहीं आप क्या कर देंगे क्या नहीं कर देंगे, मन तो होता था बोलने का, बोला नहीं जाता था, डर लगता है। हाँ, तो अब वो प्यार आता है आप पे तो कितनी अच्छी बात है ना। बिल्कुल। तो इसीलिए आई बिलीव कि दिस इज अ स्टेप फॉरवर्ड। एक बहुत पर्सनल सवाल जाते हैं, हाँ, अगर आप उसको माइंड न करें, कि जब आपकी शादी हुई तो आपके ससुर जी ने अपने लड़की का हाथ एक आईपीएस ऑफिसर के हाथ में दिया, और जब आप इस नौकरी से इस्तीफा दे रहे थे, तो क्या इसके लिए आपने पूरे परिवार से या फिर उस चीज़ का कोई असर पड़ा क्या? नहीं देखिए, बहुत ऐसा नहीं था। जो शादी की भी बात करें अगर, तो इट वाज नॉट कि मैं आईपीएस था इसलिए शादी हुई, नहीं, ये बिल्कुल मुद्दा नहीं था। वो दहेज लेके शादी वाली व्यवस्था नहीं है ये, तो वैसा बिल्कुल नहीं था। दूसरा कि जब मैंने ये डिसाइड किया तो मेरे घर वाले मुझे जानते हैं। जब मैं आईपीएस भी बनने का जब सोचा था, तो सबसे परामर्श लेके थोड़ी आईपीएस बनने का सोचा था। सिर्फ मेरे अंदर का वो जिद था, मेरे अंदर का वो एक जुनून था जो मुझे बनना था। तो जब पाने में जो मैंने मेहनत की, तो कहीं ना कहीं मेरा हक बनता है ना कि मैं अपनी जिंदगी का दिशा खुद निर्धारित करूं। हाँ, डेफिनेटली किसी और की जिंदगी बर्बाद करके नहीं, खराब करके नहीं, बट क्या मेरी वैल्यू मेरे परिवार में सिर्फ आईपीएस के चलते हैं? अगर ऐसा है किसी के परिवार में तो गलत है, फिर तो बड़ा क्वेश्चन मार्क उठ जाएगा। तो इसीलिए मैं नहीं मानता कि मेरा परिवार, जो भी पूरे मेरे एक्सटेंडेड फैमिली, जितना मेरा पूरा घर परिवार, मेरा समाज, अगर मेरे साथ
इसलिए खड़ा था कि मैं आईपीएस में था तो मैं गलत घर में था, मैं गलत समाज में था। लेकिन ऐसा है नहीं, मेरा परिवार, मेरा समाज आज भी मेरे साथ खड़ा है, यानी मैं सही जगह पे था, सही जगह पे हूँ। और जो आपसे प्यार करेंगे, जो भी आपके साथ रहेंगे, वो आप कौन है, क्या कर रहे हैं, उससे उनको फर्क नहीं पड़ता है। वो आप स्वस्थ हैं, आप खुश हैं, आप साथ हैं, बस उनको इतना ही चाहिए। और वो अभी भी है, तो आई थिंक ये इशू नहीं है। तो कुछ निजी तौर पे आंतरिक संघर्ष भी हुआ क्या? नहीं, आंतरिक संघर्ष था, बिल्कुल था, क्योंकि मैंने आपको बताया ना, आईपीएस मेरे लिए बहुत बड़ी चीज़ थी यार। अब बचपन से मैं तो आईपीएस से छोटे पुलिस बनना था मुझे ना, तो आईपीएस का सपना था मुझे। एक बार ये भी लगा कि आईपीएस नहीं यार, अगर होता है ना तो मैं सब इंस्पेक्टर बन जाऊंगा। हाँ, मैं सिपाही, हवलदार, होमगार्ड, पुलिस बनना है किसी तो? पुलिस बनना, मैं कुछ भी, मुझे पुलिस बनना है। तो उस लेवल का जो जुनून लेके आदमी बनता है, अब वो जब छोड़ने का सोचता है, बिल्कुल। तो बहुत अंदर तकलीफ तो यार बहुत तब भी थी। और अब की बार बताए सबसे ज़्यादा कब लगा? 15 अगस्त को। अच्छा। 15 अगस्त ना, हमने एक छोटा सा अपने टीम के साथ कार्यक्रम रखा था, जिसमें हमने झंडोत्तोलन किया और एक छोटा कार्यक्रम इंडिपेंडेंस डे का। उस दिन सुबह सुबह मैं जब अपना शर्ट पहन रहा था, तो मैं अपने हाथ को ऐसे अपने पुलिस की यूनिफॉर्म जैसा आज भी फोल्ड करता हूँ, तो वैसे वैसे उतना ही वही रहता है। तो जब ये सब करके मैं रेडी हो रहा था, तो उस दिन लगा यार ठीक नहीं लगा। उस दिन लगा यार यूनिफॉर्म मिसिंग है ना। अब उस दिन क्या होता था, क्रॉस बेल्ट आप लगाते हैं, अपना सोट लगाते हैं, अपने मेडल्स लगाते हैं, अपनी टोपी ठीक करते हैं, पी कैप ठीक करते हैं एकदम बराबर, अपना स्कार्फ लगाते हैं। तो ये सारी चीज़ें मिसिंग थी उस दिन। अभी 15 अगस्त को आई रियली मिस्ड माई यूनिफॉर्म, आई रियली मिस्ड माई यूनिफॉर्म। अब इसलिए कहा ना, मैं फिर जन्म लूंगा ना, तो पहले जीवन के पहले 10 साल तो मैं ज़रूर फिर से आईपीएस ही बनूंगा। एक सवाल जिसका जवाब हालांकि आपने दे दिया है, बस थोड़ा सा हल्के लाइन के साथ टच कर लो, क्योंकि लिख लिया है सवाल। हाँ, तो सोशल मीडिया पर भी आपका एक परिवार है और वो भी एक बड़ा परिवार है। तो जो आपको एक आईपीएस के रूप में पसंद करते हैं, राजनीति में आने के बाद उन लोगों का क्या रिएक्शन था? अब बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने, और ये मैसेज भी हमारे सोशल मीडिया के मित्रों के साथ और जो परिवार की बात है उनके लिए है कि देखिए, वही बात आ जाएगी कि आपने सिर्फ अगर मुझे एज अ कमोडिटी देखा है, सामान की तरह देखा है, एक बस जोश का टाइप का चीज़, यूनिफॉर्म, फोटो, पिक्चर, इतना ही समझा है, तो आप मुझसे कट जाइए, है ना। फिर आप गलत खोज रहे हैं चीज़। मैं वो कमोडिटी नहीं हूँ, सामान नहीं हूँ जो आपको खुश करने के लिए चमक रहा था। मैं एक इंसान हूँ जो जज्बाती है, जो जुनूनी है, और जो सच्चा है, ईमानदारी से अपना काम करना चाहता है, जो अपनी ज़िंदगी को एक मायने देना चाहता है, जो सिर्फ सोशल मीडिया स्टार नहीं बनना चाहता। तो अगर आप मुझसे जुड़े हैं, तो आप मेरी क्वालिटीज़ के लिए जुड़िए। आप इसलिए जुड़िए कि ये आदमी शायद कहीं ना कहीं आपको कुछ एक पॉजिटिव मैसेज देता हो, या इसलिए जुड़िए कि कहीं शायद ये आपके किसी काम आ सके, या इसलिए जुड़िए कि आप मुझे कहीं ना कहीं एक सही मार्गदर्शन दे सके कि मैं जनहित और जन सेवार्थ काम करता रहूं। तो सोशल मीडिया के मेरे जितने मित्र हैं, मैंने देखा है, ये रिएक्शन देखा मैंने बहुतों का कि बहनों की एक ट्रांजिशन मैंने देखा है, ये चीज़ की एक वर्दी वाली बात थी। स्पेशली शायद बच्चे जो होंगे, जिनको क्वालिटी से मतलब नहीं है, बाहरी चीज़, हाँ, उनको बस वो इमेजरी से मतलब है। तो वो जो कि एक फ़ोटो देखने आते थे, वो आनंद मिश्रा को नहीं पहचानते थे। वो द आईपीएस टैग, द यूनिफॉर्म, वो फ्लैशिंग गाड़ियाँ, है ना, वो पीएसओ, वो बंदूक, वो सब देखने आते थे, जो कहीं ना कहीं उस माया, उस धोखे में थे कि ये जिंदगी है, ये जीवन है, इससे क्वालिटी आता है। तो उनका भ्रम जरूर टूटा, और टूटना भी चाहिए, है ना, कि क्वालिटी इंसान का होता है। सेम मैं एक सवाल इसी से रिपीट कर दे रहा हूँ कि जब आपने इतनी बड़ी नौकरी को छोड़ा, तो निश्चित तौर पे जो देश में इतने लाखों संख्या में जो लोग आईपीएस की तैयारी कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उनका भी मनोबल टूटा होगा। तो उनके लिए क्या मैसेज? मनोबल नहीं तोड़ना गुरु। मैंने 13 साल आईपीएस की नौकरी की है, और दम से किया है। जो लोग 30 साल में नहीं करते होंगे, वो 13 साल में किया है। तो अगर कहेंगे आयु की बात, जैसे, और मैं क्या बोला कि मैं फिर जन्म लूंगा, मैं फिर आईपीएस बनूंगा, इसलिए मनोबल नहीं टूटना है। आप प्रूव तो करिए पहले अपने आप को। बस मैंने प्रूव किया ना खुद को, बिल्कुल। यूपीएससी क्वालिफाई किया, आईपीएस बना, 5 जिले का एसपी रहा, है ना, अपना काम किया, राष्ट्रपति वीरता पुरस्कार, जो अच्छा हो सकता है सब कुछ हुआ मेरे साथ। तो अपने आप को स्थापित किया हूं, इस बात को देखिए, वहीं तक देखिए। इसके बाद मैं कंटिन्यू कर रहा हूं, नहीं कर रहा हूं, उसका कारण क्या है वो देखिए। अगर ये होता कि मैंने नौकरी छोड़ के बिजनेस करने लगा, हाँ, तब आपको क्वेश्चन होना चाहिए था, भाई ये क्या है, क्या इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है पैसा, क्या इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है पर्सनल कंफर्ट,
तब आप क्वेश्चन, मैंने क्या उससे भी कठिन जीवन चुना, अपने कंफर्ट्स छोड़ दिए, बड़ी बड़ी गाड़ियां, वो रास्ता हटाओ, सायरन बज रहा है ना, साहब जा रहे हैं, वो छोड़ दिया, वो ऑर्डरलीज, वो पियोन्स, वो बंगले, वो फैसिलिटी सब छोड़ दिया। क्यों छोड़ा ये देखो, आप देखिए मैं क्यों छोड़ा अपनी मिट्टी के लिए, अपने देश के लिए, उस देश के लिए ही ज्वाइन किया था आईपीएस, उस देश के लिए ही छोड़ा हूं आईपीएस, कुछ बड़ा करने के। यस। तो ये बात समझना है, और मैं कहूंगा अपने सारे मित्रों को जिनको आईपीएस बनना जरूर बनो। इससे बेहतर प्लेटफॉर्म एक जवानी में आए ना, इससे बेहतर प्लेटफॉर्म नहीं होगा। लेकिन जब जवानी ढलान पे आए हमारे जैसे है ना, तब आके आप उसको बेहतर, जो एक्सपीरियंस आपने वहाँ किया है, जो आपने जो सीखा है, उसको बेहतर और बड़े तौर पे समाज के लिए कैसे यूज कर सकते हैं, वो जब बात आए तब ऐसे डिसीजंस लेना। लेकिन पहले प्रूव योरसेल्फ, अपने को स्थापित करिए, फिर आपको हक मिलेगा कि आपको छोड़ना है कि नहीं छोड़ना है। जब बनेंगे नहीं तो फिर वो हक ही नहीं है आपके पास कि आप छोड़ना है कि नहीं छोड़ना है। बिल्कुल राइट। थोड़ा सा फिर वही पे रिफरेंस आ रहे हैं कि जिस दिन आपको ये पता चला कि आपका टिकट कटा, तो दिन में अलग माहौल होगा, लोग होंगे, वहाँ के अलग चीज़ें होंगी। लेकिन जब आप रात को उस दिन एकांत हुए, तो उस समय आपके मन में, दिमाग में क्या चल रहा था? उसके अगले दिन हमने होली सम्मेलन किया। अच्छा, होली सम्मेलन, होली खेरे रघुवीरा, एकदम नाच गान बढ़िया से। हाँ, तो टीम की और बॉन्डिंग स्ट्रांग हो गई। ओके। मुझे उस दिन महसूस हुआ कि जो इतने हजार लोग मेरे साथ खड़े थे, और तेजी से नए लोग आ गए, सिंपैथी नहीं, सपोर्ट। अच्छा, कि यार हमारा शेर है, और है ना, राह छोड़ तीन चले, शेर, शायर और सपूत। कि शेर रास्ते पे, बनाए हुए रास्ते पे नहीं चलता है, अपना रास्ता खुद बनाता है। बट अगर शेर को आगे बढ़ना है तो वो आगे बढ़ेगा। शेर ये नहीं कि यार मतलब है ना, कुछ हमको रास्ता नहीं बनाया तो हम क्या करें, हम यहीं बैठ जाते हैं पेड़ के नीचे ना। तो ये जो जज्बा, ये अच्छा हुआ, पता है नहीं मिला। अब मैं बताया ना आपको, मैं आपदा में अवसर खोजता हूँ, तो जब मिला, नहीं हुआ ये चीज, मुझे अच्छा लगा कहीं ना कहीं। थोड़े दिन लगा कि ये क्या हुआ, फिर लगा नहीं यार ठीक हुआ। नहीं तो मैं क्या बनता, मैं एक पार्टी का निशान, बोलते पार्टी का निशान लड़ेगा, पार्टी लड़ेगा, सिंबल लड़ेगा, वो आदमी के नाम पे इलेक्शन होगा। ओ भाई, हम कहाँ हैं? है ना, हमारा आइडेंटिटी कहाँ है? हम तो फिर कुछ के नहीं रहे, हम तो जब सब छोड़ के आए हैं, आपकी पार्टी के नाम पे कुर्बान, आपके सिंबल पे कुर्बान। कोई बोलता है यहाँ से तो आप मतलब एक किसी मतलब गाय, घोड़ा, कुकुर, कुत्ता किसी को दे दीजिए, वो जीत जाएगा बोल के। यार ये क्या बात हो गई? तो फिर हम भी उसी कैटेगरी में। हाँ, तो आप, ऐसा थोड़ी होता है यार, आपका अपना एक अस्तित्व होना चाहिए ना, आपका एक, आप नेतृत्व करते आए हैं किसी का, आप अपने दम पे नेतृत्व करते हैं। हाँ ठीक है, आपका परिवार बड़ा है, स्ट्रांग है, आपके सपोर्ट में, अच्छी बात है। लेकिन बॉस, एमपी तो आप ही बनेंगे, सिंबल एमपी नहीं बनेगा। कोई दूसरा आदमी के नाम पे तो दूसरा वाला एमपी नहीं बन जाए। एमपी आप ही को बनना है, आपके ही व्यक्तित्व को बनना है। ये उस दिन समझ में आ गया कि ये सही है यार, ये मौका है आपको खुद को पहचान, अपनी औकात जानने का, है ना, कि क्या हम, अपनी औकात कितनी है, हम मेहनत कितना कर सकते, मेरे साथ कौन खड़ा है। अब ये सब चीजें देखने का मौका। बिलीव मी, मुझे बहुत संतुष्टि है कि हमने मेहनत भी किया, और हमारे साथ हमारे मित्र खड़े रहे, और मजबूती से खड़े रहे। और उनके लिए मैं बता रहा हूँ, जो मेरे साथ खड़ा ना उस टाइम, मैं सबको ध्यान में रख रहा हूँ। हो सकता भी रेगुलरली उनसे बात ना कर पा रहा हूँ या कुछ भी, लेकिन मैं कृतज्ञ बोध है सबके लिए। वो हर उस इंसान समय साथ दिया, जब उस इंसान के लिए जीवन में मुझे जो करना पड़े मैं करूंगा, हर उस आदमी के लिए जो मेरे साथ खड़ा रहा। ये कृतज्ञता का भाव मेरे मन में मैंने रखा है, संजो के रखा है, और ठीक टाइम पे मैं उसको जरूर, जितना उन्होंने अगर एक बूंद मुझे दिया, मैं सागर लौटाऊंगा, क्या जरूर करूंगा। तुरंत अगर जब आप होली के गीत गा रहे थे, होली खेले रघुवीरा, और उसी समय क्या उस माहौल में लालू प्रसाद यादव की पार्टी से अगर आपको कॉल आता और कहा जाता कि आपको हम आरजेडी टिकट दे रही है उसी बक्सर सीट से, तो क्या आप चुनाव लड़ते? नहीं, बिल्कुल उस टिकट, बिल्कुल। मैं फिर किसी पार्टी से नहीं लड़ता, वो मन भर गया, निर्दलीय, है ना। क्योंकि मैं पार्टी विशेष के लिए, देखिए एक बात बताऊं, ये जो आरजेडी का जो एक विचारधारा है ना बॉस, ये नहीं समझ में आता है ना। ये जातिगत बात करते हैं हर बात पे। बेचारे मैं कई लोगों को देखा जो इस पार्टी के सपोर्टर्स हैं, अननेसेसरी की बातें करेंगे, मुझे उनको देख के तरस आता है। मैन, किस कदर तुम्हारा दिमाग को वॉश कर दिया गया है, तुम अपनी ही कमियां समझ में नहीं आ रही है कि किस दुर्गति में पड़े हुए हो। किसी एक आदमी ने, किसी एक पार्टी ने
अपने और अपने परिवार के लिए आपके जीवन का गर्त कर दिया है। आपके जात को दिखा के वो सिर्फ अपना वोट मांग रहा है और आप उसके पीछे पगलाए हुए हैं। और हम जब आए तो आप हमको भी चैलेंज करने लगे, उस टाइप की बातें। और यहाँ कुछ और बड़े बड़े लोग आके उल्टा हमको बोलते कि वो उनकी पार्टी ने हमको पैसा दिया इलेक्शन लड़ने के लिए। और कोई किस लेवल तक गिर सकता है ना इस चुनाव में, मैंने देखा मैन किस लेवल तक लोग गिर सकते हैं। तो सच में मेरी जरूरत है यहाँ पे। लोगों ने कहा भैया इतनी गंदगी है, कहाँ आप आ गए? हम बोले नहीं यार ठीक लग रहा है, इतनी गंदगी है इसीलिए तो आ गए ना, साफ कौन करेगा? गंदगी देख के अगर हम भाग जाए तो मेरे भाई साफ कौन? मेरा घर गंदा है यार, बिहार मेरा घर है, मेरा घर गंदा, मेरा घर कौन साफ करेगा? क्योंकि ये गंदा है। आप क्यों आए पॉलिटिक्स में? क्योंकि आपने कहा ये गंदा है। क्यों आए? क्योंकि आपने कहा कि अच्छे लोग नहीं आते, इसीलिए मैं आया हूं। तो तुरंत एक और यहाँ पे बात आ जाती है कि एक आईपीएस जैसी नौकरी और राजनीति में क्या फ़र्क पाया आपने इन सब चीज़ों के बाद? अब कुछ मेजर फर्क नहीं है, एक्सेप्ट कि आईपीएस की जो नौकरी बड़ी व्यवस्थित है, ऑर्गेनाइज है, सिक्योर्ड है। आपको मतलब ये 5 साल, हर 5 साल में टेस्ट नहीं देना है, हाँ। है ना, कि भाई हर 5 साल में वो पॉलिसी रिन्यू नहीं करना है। ठीक है, ये एक चीज़ है। और आपका करियर ग्राफ पता है। आप पहले तो एमएलए एमपी बने कि नहीं वो भी नहीं पता, बिल्कुल। फिर वो बन भी गए तो मंत्री बने कि नहीं वो भी नहीं पता, कब तक रहेंगे वो भी नहीं पता, कब किस दिन कहाँ निपटा दिया जाए ये भी नहीं पता। ये मतलब पॉलिटिक्स में क्या है कि कोई चिंता नहीं है और कोई आप प्रेडिक्टेबिलिटी नहीं है, आप कोई चीज़ का आगे से बता नहीं सकते क्या होने वाला है। लेकिन आईपीएस में या किसी भी सर्विस में करियर हमारा चार्टेड है। अभी आने जनवरी में मैं डीआईजी बन जाता, राइट, 24 फिक्स है वो, मतलब 27 में आईजी बन जाता है ना, 35 में मैं एडीजी बन जाता, 40 में मैं डीजी बन जाता। ये पूरा लाइन क्लियर है। तो ये एक फर्क है। दूसरा है कि यहाँ हर चीज़ के लिए स्ट्रगल करना पड़ता है। आपको अपनी बात समझाने के लिए बहुत मेहनत करना पड़ता है, फिर भी आप हमसे लड़ते हैं, झगड़ते हैं, नहीं मानते हैं, उलझते हैं, है ना। लेकिन आईपीएस में क्या है, आप जब जो बोलते हैं मान लिया जाता है, उस पर क्वेश्चन नहीं किया जाता, आप अननेसेसरी आपको ना इंट्रोगेट नहीं किया जाता है। तो हमसे भाई, मैं किसी को बता भी रहा था कि इस गलत फहमी में ना रहे भैया कि हम ना अपनी बात आपको बोलने आए हैं या हम यहाँ भाषण देने आए हैं। भाषण तो सबसे अच्छा आईपीएस में दे सकते थे, पैर पे पैर चढ़ाते और सब सुनता मेरी बात, और यस सर, यस सर, और यस सर, यस सर बोलता बार बार। यहाँ तो हमको आपको समझाना पड़ रहा है, पकड़ना, माई बाप सुनो मेरी बात, समझो मेरी बात, है ना, समझो यार इस बात को। मैं आपके लिए बोल रहा हूँ, आपके बच्चे के लिए बोल रहा हूँ, आपकी गांव के लिए बोल रहा हूँ, अपने देश के लिए, अपनी मिट्टी, अपने बिहार के लिए बोल रहा हूँ। नहीं समझते आप, लड़ते उल्टा हमसे, और वहां जहां बोलो सब ठीक। तो ये फर्क है। तो अगर हम एक और लाइन यहाँ पे कर लेंगे, क्या आप आरएसएस की विचारधारा को सही मानते हैं? देखिए सही गलत नहीं, मैं बचपन में जब छोटा था तो स्पोर्ट्स में था, और हमारे वहाँ पे शाखा चलता है, तो मैं बचपन से वहीं खेलने जाता था, वहीं पे दोस्त यार मिलता था, तो मैं वैसे वातावरण में पला हूँ। वहाँ सबसे अच्छी बात मुझे लगती थी चरित्र निर्माण। चरित्र निर्माण से राष्ट्र निर्माण, ये वही आदर्श है जिससे हम सो कॉल्ड राम राज्य स्थापित कर सकते हैं। कैरेक्टर बिल्डिंग जो है, दैट इज द बेस्ट पार्ट। संगठन बिल्डिंग, ऑर्गेनाइजेशन, संगठन सर्वोपरि, ध्वज सर्वोपरि। तो ये सब जो आपके बचपन में एक जो आपने गुड क्वालिटीज आते हैं, डिसिप्लिन के क्वालिटीज आते हैं। मैं अपने चप्पल को सही तरीके से अपने दरवाजे में रखना, मेरे घर पे तब भी माँ बोलती थी सबसे सलीके से यही रखता है अपना कपड़ा, सामान, सब कुछ, है ना, डिसिप्लिन में रहता है। और तो इतना तो चप्पल भी खोलता था ना, तो कैसे क्या होता, किसी को पैर लग गया तो भाई हम प्रणाम कर लेते हैं। तो बचपन में चप्पल खोलता था, मैं चप्पल को भी प्रणाम करता था। तो ये चीज आरएसएस से मिली। यस, तो ये सब जो संस्कृति है, ये आपका सभ्यता है, संस्कार है, जिस संगठन ने आपको दिया, आप उसको कैसे गलत बोल सकते हैं यार। आपने देखा आरएसएस के लोगों को आप मिलेंगे ना, देखेंगे जिस लेवल का उनका में डेडिकेशन और जो कुर्बानी दे के अपना पर्सनल लाइफ छोड़ के वो त्याग देते हैं, मतलब जो पूर्णकालिक तौर पे जो काम करने वाले लोग, आप जाके देखिए यार क्या संघर्षमय जीवन जीते हैं, है ना। तो इसको आप डिस्काउंट नहीं कर सकते हैं। तो जब इतना ही अच्छा है ये ऑर्गेनाइजेशन, तो फिर भी देश में उसका विरोध क्यों है? अब देखिए वही है, विचारधारा की बात है। जो जिसके साथ रह गया, जो जिसके साथ लग गया, किसी के लिए उसका बाप बहुत प्यारा है, किसी के लिए उसका पिता उसका हीरो है, और वही बाप कहीं पे क्रिमिनल है, कहीं जेल में है, कहीं सजा मिल रहा है। एक ही इंसान है, दो रूप, है ना। क्यों? क्योंकि आपकी जैसी घनिष्ठता है जिसके साथ,
जिसकी रही भावना जैसी हरि मूरत देखी तिन तैसी। तो आप जैसी भावना के साथ जहां जुड़ते हैं आप उस भावना के साथ रहते हैं। मैं ये नहीं कहता कि मैं क्योंकि संघ से हूं तो संघ एकदम अच्छा हो सकता खराब हो, जिसका एक्सपीरियंस जैसा उसके साथ हो उस हिसाब से उसको नापेगा देखेगा। तो इसीलिए जब तक अलग अलग दिमाग है, अलग अलग लोग हैं, अलग अलग विचारधारा है, तो मतभेद होता रहेगा। बिल्कुल कोशिश ये रहे कि बस मन भेद ना हो। लालू प्रसाद यादव के बारे में आपकी क्या राय है? देखिए पुराने हैं, एक ये जो मतलब एक सोशलिस्ट विचारधारा से निकले, समाजवादी विचारधारा से निकले हुए नेता रहे, वो भी नीतीश जी भी। और लेकिन कहीं ना कहीं जब उनका काम करने का जो तरीका था, है ना, कि मजाक मजाक में सब कुछ को कॉमेडी बना देना, सब कुछ को, तो कहीं हर्ट होता था। तब तो मजा आ गया आपको, ठीक है ना, कि अच्छे अच्छे करे कि अच्छा आपने नहीं मांगा, जा तो नहीं मांगा तो नहीं मिलेगा, तो सुन के बड़ा मजा आता है, खुश होते हैं। लेकिन गुरु बिहार को भी नहीं मिला, वहां बात गड़बड़ हो गया। जो 15 साल आपको मिले, उस 15 साल का हिसाब खुद ही लिख के देखा जाना क्या हुआ। हमारे भाई लोग सबको जाना पड़ा छोड़ के अपना अपना गांव, है ना, किसी को नहीं, किसी का कोई भला नहीं हो पाया पूरा गांव, ना रास्ता बना ना नाला बना, बेसिक चीजें नहीं मिली जीवन में। और ये पूरा कल्चरल एक शॉक मिल गया बिहार को। एक बिहार जो कहीं ना कहीं एक चमकने का एक जज्बा रखता था, इसमें एक क्वालिटी था, वो सडनली से चूस लिया गया उससे, पूरा से एकदम उसको सक कर दिया गया, निचोड़ के उसको ऐसे कर दिया गया, पंगु बन गया। बिहार का सबसे खराब जो चीज हुआ ना, वो 1990 से करीब लेके 2005 तक, है ना, वो जो 15 साल में सबसे खराब पता क्या हुआ? बिहार का कॉन्फिडेंस, सेल्फ कॉन्फिडेंस, बिहार का सेल्फ रिस्पेक्ट मिट्टी मेल कर दिया गया, जीरो कर दिया गया। बिहारी आदमी खुद को बिहारी बोलने में शर्माने लगा। हिंदी मूवीज आप जाके देखिए, लालू जी के बोलने के स्टाइल को ऐसा समझा कि यही बिहारी स्टाइल है। हर बिहारी ऐसा ही कॉमेडी करता है। आप हिंदी सिनेमास देख लीजिए, बिहारी आदमी दिखाएगा कैसे, ऐसे ही दिखाएगा। हर आदमी को लगता है कि बिहारी सीरियस नहीं है, मतलब एक परसेप्शन ऐसा बन गया। ये सबसे गंदा चीज हुआ है बिहार के लिए। तो मैं कैसे आपको उनके बारे में कैसे बोल दूंगा मैं बड़ा फैन हूं या बड़ा भक्त हूं? आपको 15 साल का मौका मिला गुरु। 15 स्लेट में ठीक उसके साथ में अगर हम बात करें तो नीतीश कुमार फिर कैसे लगता? आप शुरू के 5 साल बहुत मजेदार काम किया। क्यों? क्योंकि माइनस में था ना बिहार, -100 पे, तो लाते लाते -80 पे आया, माइनस में है। अच्छा, 5 साल तक। पहले क्या था कि जो पूरा ब्यूरोक्रेसी था, लालू जी के टाइम पे क्या हुआ था, राजद के टाइम पे पूरा ब्यूरोक्रेसी को पंगु बना दिया गया, है ना, पूरा का पूरा जो एडमिनिस्ट्रेशन उसको कहीं ना कहीं पंगु बना दिया गया। नीतीश जी आए तो उन्होंने इस बात को समझा, रिवाइव किया। 5 साल में ऐसा रिवाइव किया कि उसके बाद अब वही सर्वोपरि बन गया, है ना। अब आप करना क्या चाहते हैं बिहार से, अब आप खुद नहीं डिसाइड कर पा रहे। आपके सलाहकार जो है वो सिंडिकेट चलाने लगे। अच्छा, वो बहुत बड़े बड़े, इतने बड़े बड़े, आप विजिलेंस यहाँ पे क्या कर रहा है, कहां से यहाँ के कुछ अधिकारियों के पास इतने पैसे कहां से आए? कुछ अधिकारी इतने, भैया हमको भी सैलरी मिलती थी, साला घर ना ले पाए हम तो, कैसे कहां से मिलते भाई इतने पैसे? कौन सैलरी, कौन सा अलग कोई पे कमीशन बनता है क्या कुछ अधिकारियों के लिए? इनको अलग से सैलरी मिलता है? तो वो सब है कहां? वो रडार उनके पास क्यों नहीं जाता? वो पब्लिक का पैसा गया कहां? आप एक्स्ट्रा पैसे मांग रहे हैं, जो मिला था वो कहां गया? मनरेगा का पैसा कहां यूज होता है, कहां गया? हर चीज का हिसाब है, ब्रिज क्यों गिर रहे हैं? तो ये बनता है। हाँ, कौन देगा? ये जिम्मेदारी कौन लेगा? हिसाब कौन लेगा? कौन देगा इसका जवाब? आप मुद्दों पे बात ही नहीं करते। जहां कुछ जाति जनगणना तो ये जनगणना, तो आप कुछ और कहानी बता दीजिए, तो ये खराब है, वो बुरे हैं, उन्होंने खराब कर। अरे भाई बिहार की तो बात करो। बिहार इज नॉट स्पीकिंग, स्पीक अप बिहार, बिहार हैज टू स्पीक अप, somebody हैज टू स्पीक अप, किसी को बोलना। इसीलिए मैं इसके बाद का भी जो ये कार्यक्रम चला, एक ऐसा बिहार राज्य जहां पे तोड़ मरोड़ चाहे कुछ भी हो, हमको साला गद्दी नहीं छोड़ना, चाहे कुछ हम आपके साथ रहे या उनके साथ रहे, इनका हमारा गद्दी बरकरार है राजकीय। बिहार चाहे बाढ़ में बह जाए, बिहार में चाहे अंधेरा रहे, बिजली ना आए, अंधेरा रहे, या आप इलेक्ट्रिक मीटर लगा के उस मीटर से चूस लीजिए लोगों का पैसा। आप इतना बड़ा बड़ा कांड हो गया जहां कि बिहार की जनता ने सहारा में पैसे लगाए, पैसे घुस गए, कौन सा नेता बात कर रहा है इसके बारे में? जो लोगों की दिक्कत है उस पर बात कौन कर रहा है? कोई नहीं। तो हो क्या रहा है? तो कैसे ऐसी चीजों को मैं कैसे तारीफ करूं यार?
तो ये दर्द तो बरकरार है। और मुझे लगता है कि यही कारण है जो आप, इसका मतलब है कि प्रशांत किशोर जो बातें कहते हैं तो कि इन दोनों ने मिलकर के बर्बाद, ये उनकी जो लाइन है, तो शायद आप इससे सहमत हैं। बिल्कुल, देखिए मैं सहमत हूँ। देखिए सहमत होने कहते हैं ना, जो खीर होता है वो जब खाएंगे तभी पता चलेगा खीर है, बोलने से नहीं होता है। तो कौन क्या बता रहा है कि पिछले 35 साल में चाहे लालू जी का राज हो चाहे नीतीश जी का राज हो, उसमें क्या हुआ नहीं हुआ, भाई साहब आपने क्या किया है, हम जो एक्सपीरियंस कर रहे हैं हम उसी की बात करेंगे ना। आपके थाने में एफआईआर नहीं होता है, मरने पे 200 रुपए देना पड़ता है डेथ सर्टिफिकेट लेने के लिए। मरने पे 200 रुपए लगता है भाई साहब। आप जाके डेथ सर्टिफिकेट निकलवाइए, पूछिए, आपकी जनता बताएगी है। पूछिए कमेंट्स में कितने लोग डालेंगे, कहाँ कहाँ पैसे देने पड़े, आप बताइए। आपकी जनता से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, कमेंट्स में डालिए, खुल के बोलिए, स्पीक अप बिहार बोलिए। ऐसे लोग जिन्होंने आपके प्रॉब्लम्स का मजाक उड़ाया है, मखौल उड़ाया है, आपको यूज किया है, प्रताड़ित किया है, स्पीक अप यार, बोलिए। आप नहीं बोलेंगे तो आपके बच्चों को भी यही सहना पड़ेगा। आप नहीं बदलेंगे तो आपके बच्चों को भी आप इसी कीचड़ में घसीट रहे हैं। ये आपकी और मेरी जिम्मेदारी है कि इस व्यवस्था को परिवर्तन करना जिम्मेदारी है, और इस जिम्मेदारी को निभाते हुए आप में और मुझ में वो सर्वोच्च स्तर का सच्चाई होना चाहिए। हम अगर कॉम्प्रोमाइज किए ना थोड़ा सा भी, व्यवस्था नहीं बदलेगी। तो इसके लिए जरूरी है, तो इसके लिए को बोलना पड़ेगा। यस, तो इसलिए ये बोलना पड़ेगा। और इसलिए मैं, आप जो कह रहे हैं कि उनकी बात वाली बात, तो बिल्कुल, आप जब जो व्यवस्था दुर्व्यवस्था है तो हम जी रहे हैं ना उस दुर्व्यवस्था में, रोज का एक्सपीरियंस है। बिल्कुल। एक थोड़ा सा, क्योंकि माहौल सीरियस चल रहा था, थोड़ा हल्का सवाल ले लेते हैं कि फिल्में देखते हैं? नहीं देखता हूँ एक्चुअली। हाँ, देखना चाहता हूँ बट कनेक्ट नहीं कर पाता हूँ। जब देखता हूँ ना, जब कनेक्ट नहीं होता, लगता है यार ये क्या चल रहा है। तो कुछ कनेक्ट करने वाला अगर कोई मूवी आए तो जरूर मैं देखना चाहूँगा। आई लाइक बीइंग क्रिएटिव, मुझे क्रिएटिव चीज़ें पसंद है, बट नहीं किस हीरो को पसंद करते हैं आप? मैं यार हीरो तो ऐसा कोई नहीं है, सच बताऊँ। अलग अलग किरदार होते हैं, कोई पर्टिकुलरली कोई एक किसी का कुमार या किसी खान का नाम ले लूँ तो ऐसा नहीं है। ना इंटरनेशनल ना ही नेशनल, ऐसा कोई नहीं है। अलग अलग किरदार हैं, जो भी फिल्में देखेंगे हैं तो उसमें अलग अलग किरदार कभी ठीक लगे होंगे। बाकी अदरवाइज ऐसा कुछ बहुत फैसिनेशन नहीं है मूवीज। लेकिन फिर भी कोई एक आपको ऐसी फिल्म होगी जो आपको बहुत पसंद आ गई? नहीं, ऐसा देखिए ध्यान नहीं है मुझे ऐसे ज़्यादा मूवीज़। मतलब एक्चुअली अभी आप पूछ लेंगे तो मुझे कोई ध्यान ही नहीं आ रहा ऐसा मूवी जिसने ऐसा दिमाग पे असर डाला हो कि आपको बता सके। तो शायद अभी भी वो मूवी आनी बाकी है। सुधाकर सिंह जो चुनाव लड़े और वहाँ से जीते और अभी वो सांसद हैं, तो क्या उसके बाद उनसे कोई बातचीत हुई आपकी? नहीं, एक दिन मेरी उनसे बात हुई थी, उसके बाद उसके पहले मैं कभी बात नहीं हुई थी। उनको पहली बार मैंने देखा था जब हम लोग नॉमिनेशन भर रहे थे, तब देखा था उनको। और एक दिन उसके बाद एक बार बात हुई थी, वो किसी की शादी थी घर में, तो भाई अब सांसद है तो आप इनवाइट करेंगे ना, तो आपने सबको किया था। मैं जो बाकी दूसरे वाले थे जो हार गए उनको भी बोला था, और उन्होंने तो फ़ोन ही नहीं उठाया, तो दूसरी बात है। चलो, मैसेज किया था और रिप्लाई भी नहीं आया, ठीक है। कम से कम इस जेंटलमैन ने फ़ोन तो उठाया था। फ़ोन उठाया था मैंने, किसी उनको रिक्वेस्ट, बस उतनी ही बात, बस इतना ही बोला था कि भाई साहब यहाँ पे है प्रोग्राम, आप सांसद हैं तो, और क्योंकि मैं भी पॉलिटिकली एक्टिव हूँ तो मैं चाहूँगा कि जितने पॉलिटिकल लोग हैं तो सभी को, जो हमारे साथ थे, जिससे लड़े थे, सबको ही बोला था। उसी में बस उतनी ही बात हुई, इसके अलावा कोई बात। तो ये जो 3 महीने का जो उनका अभी तक का जो कार्यकाल है, तो उसमें आप खुश हैं? नहीं, मेरे खुश होने, जिन्होंने वोट दिया वो अपनी खुशी देखे, मैं थोड़ी खुशी देखूंगा। मैं तो बिल्कुल इसी बात से खुश नहीं को सांसद है मैं तो इसी बात से नहीं खुश हूँ। हाँ, क्योंकि मुझे पता है कि जो विजन लेके मैं वहाँ पे पहुँचा, जिस शिद्दत और जिस जज्बे के साथ मैं वहाँ पे था, है ना, कि जिस तरह से करूँगा, तो आई नो कि वो नहीं कर पाएंगे। आई नो दैट, बिकॉज वो बात नहीं है ना बॉस, है ना। एमपी बनना एक अलग चीज़ है, और एमपी बनने के लिए मैं नहीं आया था। अब वो एमएलए है, उसमें ही कितना कर लिए थे वो देखना था ना। बिल्कुल, जब एमएलए थे तो जाके देखिए रामगढ़ का हाल। भाई रामगढ़ तो स्वर्ग बन जाना चाहिए, राम जी का गढ़ बन जाना चाहिए। बना क्या? तो फिर बक्सर कैसे बन जाएगा, विश्वामित्र की भूमि और जो राम जी के शिक्षा स्थल की हम बात करते थे। तो विजन भी तो चाहिए। अब खाली यहाँ पे क्या, मंत्रियों का मैंने देखा है कुछ लोगों का, हमने ये स्कूल बनाने के लिए यहाँ पे चिट्ठी लिखा, वहाँ के साथ फोटो खिंचवा लिया। अरे भाई साहब, जमीन पे कुछ काम करो, फेसबुक या मंत्रालय मत चलाओ, है ना। हम लोग भी, अरे वाह भैया वाह, अरे वाह भैया आप तो महान हैं, आप तो कमाल है। अरे यार, जमीन पे काम नहीं हो रहा है, चिट्ठी लिख दिया। चिट्ठी तो आप भी लिख सकते, हम भी लिख सकते। चिट्ठी लिखने में क्या बड़ा बात है? आज लिख देंगे चिट्ठी प्रधानमंत्री को, राष्ट्रपति को, काम हो ना भाई इस पे, और आपको काम करवाने की क्षमता है
दम है? आपको पता है कि करवाना क्या है? ये भी तो नहीं पता कि आपको करवाना क्या है, कैसे करवाना ये पता है, ये भी नहीं पता है, करवा पाने की क्षमता है वो भी नहीं है। तो इतने सालों से तो यही चल रहा है ना, लोग बेवकूफ बन रहे हैं, लोग यहाँ चिट्ठी लिख दे रहे हैं, फोटो खिंचवा ले रहे हैं। आज इनको हमने ये पत्र दिया कि हमारे वहाँ ब्रिज बनना चाहिए, हमारे वहाँ ये होना चाहिए, वो यार क्या मजाक चल रहा है, क्या नाटक चल रहा है? कहाँ पब्लिक को बेवकूफ बना रहे हो? और कितना बस बने रहने के लिए पॉलिटिकली कि हम जिंदा है। हमसे भी कुछ लोग बोले भैया ऐसा ऐसा करिए, बोले मैं यहाँ पे ना ये लोगों को बेवकूफ बनाने नहीं आया हूँ, ओके। और मैं जिस दिन काम करूंगा, जिस दिन पद पे बिठाओगे, फिर देखना किस तरह से काम करके दे। और ये सब ये बेकार ना, ये फेसबुक पोस्टरिंग नहीं करूंगा। हाँ ठीक है, अभी क्योंकि पॉलिटिकली एक्टिव है तो भाई जा रहे हैं वो चीज़। अब हम क्या कर रहे हैं आपके लिए नहीं कर रहे, अगर वो मैं कर रहा हूँ, देखिए मैं अपने लेवल पे जो कर सकता हूँ, मैं बिना किसी पोस्ट पे हूँ यार, अपने दोस्ती यारी में ही करा सकता हूँ, जिससे कुछ करा सकता हूँ बोल सकता हूँ, और कर भी रहा हूँ। जिसके लिए कर रहा हूँ उसको भी पता है, लेकिन उसको मैं फेसबुक पे नहीं डालता हूँ क्या जिनका ये प्रॉब्लम सॉल्व करवा दिया आज उनका वो ये सब नहीं करता हूँ मैं। हाँ, अपने सोशल कार्यक्रम है वो इसलिए डालना पड़ता है कि जनता जो है ना वो भूल जाती है, उसको लगता है भाई ये गायब हो गया, क्या गया कहाँ? मैं इतना फेसबुकिया नहीं हूँ कि हर चीज़ को फेसबुक पे डालते रहे हैं, आज यहाँ गए वहाँ। मेरे साथ जो कुछ लोग मित्र हैं ज़बरदस्ती डलवाते हैं यार, भैया ये डाल दीजिए, वो कर दीजिए। मैं कहा अच्छा चलो डाल दो, या फिर वो लेकर के डाल देते हैं। हाँ, वैसे उस टाइप का ही कुछ कुछ चलता है। लेकिन ये जो आपने कहा बात कि डेवलपमेंट रिलेटेड एंड ऑल दिस थिंग्स, तो ये काफ़ी कुछ इस पे करना है तो इस तरह का चीज़ से आप इस तरह के सांसदी से या इस तरह के आचार से मतलब है ना कि अब लोगों को बेवकूफ़ बनाने जैसा है। अगर आप में क्षमता है करके दिखाइए, और करने में बॉस मैं बताऊं आपको 1 हफ्ता लगता है कोई चीज़। जेन्युइन जब काम हिलना शुरू हुआ, पत्थर जब सच में जब हिलेगा ना तो गड़गड़ाहट शुरू हो जाएगी। नहीं तो खाली आप फोटो पत्थर का लगा के देते रहिए फेसबुक पे। आप जल सुराज में गए या बुलाया गया? देखिए ये गए बुलाया गया, अब ये सब नहीं है, हमारी डिस्कशंस हुए, बात हुए है ना। तो इसमें दोनों ही मान लीजिए, ऑफर था मेरे लिए, वहाँ से डेफिनेटली एक ऑफर था, मैंने उसको सहर्ष और बहुत ही सम्मान पूर्वक स्वीकार किया। तो दोनों ही चीज़ें कहीं ना कहीं तो और क्यों ना करूं, क्योंकि एक ऐसा संगठन जो मेरे विचारधारा से एकदम एग्जैक्ट मैच कर रहा है, मैं जो चाह रहा हूँ वो वही करना चाह रहा है। तो एक जो संगठन वही काम कर रहा, मैं अलग से संगठन खड़ा करके उसको क्यों अननेसेसरी चैलेंज क्रिएट करूं? उसके मैं तो यही बोल रहा हूँ ना कि हर आदमी जो बेहतर काम कर रहा है उसका हाथ मजबूत करिए, न कि आप भी इधर खड़ा होकर उसको ही कंपटीशन देना शुरू कर दीजिए। तो इसीलिए मैं मानता हूं कि जो जन सुराज का जो एक मेरे लिए एक अवसर दिया गया वो बड़ा सम्मानपूर्वक मैंने इसको स्वीकार किया। तो क्या ये एक न्यू है, क्योंकि प्रशांत किशोर बक्सर से ही आते हैं और क्योंकि पूरे बिहार के लिए काम कर रहे हैं, तो निश्चित तौर पे जो जहाँ का होता है वहाँ उसका थोड़ा सा जो वर्चस्व या ये कहे कि प्रभाव ज़्यादा होता है। तो ये भी एक कारण है क्या उनके साथ जुड़ने का? पहला, और दूसरा, क्या 2025 के विधानसभा चुनाव में आपको जल स्वराज पार्टी से क्या लड़ने वाले चुनाव? अच्छा क्वेश्चन है। देखिए पहली बात कि अब ये तो बक्सर का मतलब क्या कहे, बक्सर का मतलब बड़प्पन है कि ऐसे बेटे पैदा कर रहे हैं, है ना, कि वो क्षेत्र जो है कि ऐसे बच्चे आ रहे हैं वहाँ से जो कि बक्सर और पूरे बिहार के बारे में सोच रहे हैं, और इस तरह के हर क्षेत्र से बच्चे आ रहे हैं, ऐसा नहीं कि खाली बक्सर से आ रहे हैं। अब ये एक कोइंसिडेंस है कि हम लोग दोनों का कहीं ना कहीं संबंध बक्सर क्षेत्र से ही है। ये कोइंसिडेंस है और एक अच्छा कोइंसिडेंस है, मैं ये कहूँगा, है ना। तो जिम्मेदारी मिली है, अच्छी बात है। दूसरा कि आपने कहा कि चुनाव लड़ने का, तो देखिए मैंने इसके बारे में कोई मन नहीं बनाया है विधानसभा लड़ने के लिए, लेकिन अभी आने वाले वक्त में पॉलिटिक्स में क्या होता है ना, आप कोई चीज़ नहीं कह सकते ये होगा या ये नहीं होगा, राइट। तो एकदम से उड़ा देना हवा में। मेरी इच्छा पूछे तो मैं चाहता हूँ संगठन में काम करता रहूँ, मैं मजबूत करूँ संगठन को, मैं ज़मीन पे जुड़ा रहूँ, है ना, आने वाले लोकसभा के लिए ज़रूर तैयार रहूँ, है ना, ये चीज़ मेरे दिमाग में चल रहा है। लेकिन आने वाले 1 साल में भी टाइम है। अब 1 साल में किस तरह से, अगर मान लीजिए ऐसा चैलेंजिंग स्थिति खड़ा हो जाता है जहाँ पे मुझे खड़ा होना पड़ेगा उस चैलेंज को रोकने के लिए, तो वह क्यों ना लड़ो तब, है ना। या एक ऐसी स्थिति आ जाए जहाँ मुझे वो रोल लेना पड़े किसी बड़े रोल को पूरा करने के लिए, तो मैं क्यों ना करूँ। लेकिन मैं इसलिए नहीं लड़ूंगा ना कि मुझे एमएलए बनना है, ये मेरा कभी भी ध्येय नहीं है कि हमको एक भैया विधायक बना दीजिए, कुछ भी बना दीजिए, चेयर पकड़ा दीजिए ना। अब भी आज के समय में अगर हम बात करें, जब ये सब कुछ घटनाक्रम हो गया है, तो अभी आपकी जो राय है वो प्रधानमंत्री के बारे में क्या है? नहीं, मेरी राय हमेशा से देखिए अच्छी रही है, और मैं यही समझता हूँ कि उनका एक पॉजिटिव अप्रोच रहा है
है ना, वो एज अ पर्सन वो काम करना चाहे हैं, देश के लिए कर रहे हैं, और पूरी कोशिश रही। अब इसमें कितना तंत्र ने उनका सहयोग किया, कितना ज़मीन पे उतरा, ये सबके सामने है उस चीज़ का आंकलन करने के लिए। बट मैं हमेशा से एक हाई रिगार्ड्स रखता हूँ, और मेरे पर्सनली कोई उनके अगेंस्ट कभी भी कोई पर्सनल कोई भी मन में ऐसा कुछ मलाल नहीं, कुछ भी नहीं। एक अच्छा भाजपा के बारे में भी आपने पूछा, तो उसके बारे में भी एक बड़ी पार्टी है, शायद विश्व की सबसे बड़ी पार्टी, संगठन स्ट्रॉन्ग संगठन है, लोग उसमें लगे हुए काम कर रहे हैं। अब कितना कारगर है नहीं है, वो जनता अपने रह के टाइम पे इलेक्शन के माध्यम से अब अपना जवाब देते रह रही है। तो जब इतनी अच्छी राय, क्योंकि इस पूरे पार्टी के मुखिया के तौर पे अगर हम देखें आपके, तो अगर बीजेपी कंफर्म कर दे कि चलिए हम आपको टिकट देते हैं, तो क्या आप फिर से बीजेपी की तरफ रुख करेंगे क्या? बिल्कुल है। देखिए, एक चीज़ समझने की बात है, आदमी का जो एक जो आपका व्यक्तित्व होता है ना, वो नहीं बदलता। मेरा व्यक्तित्व वफादारी का है ना, तो मैं अगर किसी के साथ खड़ा हूँ तो मैं खड़ा हूँ। मैं तब तक साथ नहीं छोड़ूंगा किसी का जब तक कोई विचारधारा पे इशू ना आ जाए, कुछ विचार जो मेन इश्यूज जो हमारे रहे हैं उस पर कभी ना। और ऐसी नेगेटिव विचार क्यों आए मन में? वो इतना पॉजिटिव प्रकल्प लेके उठा है, चल रहा है, बाकी सब तो राजनीति करने में लगे हैं। आज के दिन में जनसुराज राजनीति नहीं करने आए हैं। जनसुराज व्यवस्था परिवर्तन, विकास के मुद्दे, और जो बिहार की तकदीर है, जो इसका बिहार का जो हक है, वो दिलाने का प्रयत्न कर रहा है। तो फिर कोई भी बिहार का सच्चा सिपाही, सच्चा आदमी ऐसे लोगों के साथ खड़ा होगा, ना कि ऐसे किसी के साथ जो हर बात पे राजनीति की बात करे या राजनीति करना चाहे। मैं अपने लिए नहीं आया हूं, मैं बार बता रहा हूं, मेरे लिए राजनीति एक माध्यम है। अब इतना बढ़िया संगठन एक है जनसुराज, एक सही मानसिकता, सही लोग, सही सोच है ना, और सामूहिक प्रयास, इस बात को लेके जब आगे बढ़े, तो मतलब ऐसा कोई कारण नहीं है कि मैं अपने लिए कि क्योंकि मुझे कोई दूसरी पार्टी टिकट दे रही है या मुझे कुछ लोग दे रहा है उसमें मैं चला जाऊं, तो फिर तो मैं किसी के लिए वफादार नहीं रहूंगा। अगर कभी किसी से मतभेद या मतभेद होता है तो वो मुद्दों पे होता है, अपने स्वार्थ पे जो करता है, जो हो रहा है बिहार में आप देख रहे हैं अपने स्वार्थ पे, तो वो एक बहुत ही कमजोर लीडर की निशानी है। और वो ये ना कि सही मायने में गंदी राजनीति, ये उसका ही पर्याय होगा। तो ये मैं करने नहीं आया हूं। मैं यहाँ पे एक सकारात्मक राजनीति, मैं जब से आया हूँ इस शब्द, और अच्छा लगता है सुन के, आजकल बहुत लोग इस बात को वर्ड यूज करते हैं, सकारात्मक राजनीति। हाँ, तो सुना मैंने, काफी लोग अब यूज करते हैं, अच्छा लगा। तो एक सकारात्मक राजनीति लेके आया, तो इसलिए यकीन मानिए कि किसी तरह का प्रलोभन मेरे लिए काम नहीं करेगा। क्योंकि जब मैं चुनाव में लड़ रहा था ना, तभी मुझे प्रलोभन दिए गए थे कि आप मत लड़िए, आपको ये देंगे वो देंगे। नहीं गया मैं तब भी यही बताया कि भाई साहब मैं अपने लिए नहीं आया हूँ, आप गलत सोच रहे हैं। हर चीज़ बिकाऊ नहीं है यहाँ पे, है ना। मैं इतनी बड़ी एक सर्विस में रह के आया, बिकना होता ना तो कई करोड़ों में कितने कुछ मैं खुद को बेच दिया होता, मैंने नहीं बेचा। और जब ऐसी स्थिति पे रह के नहीं बेचा, अब भी खुद को बेचने नहीं आया हूँ, बल्कि मैं बिहार को उसको सही स्थान, सही जगह दिलाने के लिए आया हूँ। अंतिम सवाल अब राजनीति से होगी कि जिस मुद्दे पे, जिस विचारधारा की आप बात कर रही हो, और पूरा जो बातचीत हो रहा है वो पलायन पे हो रहा है, बिहार के रोजगार पे हो रहा है, क्योंकि यहाँ रोजगार नहीं है इसलिए यहाँ के युवा दूसरे प्रदेशों में जा रहे हैं, और साथ में भ्रष्टाचार पे हो रहा है। तो पलायन और भ्रष्टाचार पे आपकी क्या राय है? बिहार में क्या ये चरम पे है, और है तो क्यों है? बिहार पे कि ये चरम को पार कर चुके हैं, मतलब दिस इज बियॉन्ड। जिस लेवल पे ठूस ठूस के आप बिहारी हमारे भाइयों को, हमारे लोगों को भेजा जा रहा है, आप किसी स्टेशन पर खड़े हो जाइए, बिहार में आते ही इतनी जनता कहाँ से ट्रेन में आ जाती है, कहाँ जा रहे हैं ये लोग, कहाँ को जा रहे हैं सब। तो ये जो पलायन की जो चरम सीमा पार कर गई है, पलायन तो मेरे पिताजी भी पलायन करके गए ना। आप सोचिए, आज नहीं, बात से 50 साल पहले की बात कर रहा हूं, है ना। कि कहीं ना कहीं बिहार में ये एक हमें कमजोर बनते रहे 1990 के बाद एक ऐसा सिर्फ इकोनॉमिक पलायन नहीं है, समझिए इसको, ये भ्रष्टाचार, भय, ये सब इसके कारण है पलायन के। कोई भी यहाँ पे ढंग का आदमी रहना नहीं चाह रहा है। अब जो लोग हैं ना, हम आए जब, तो मैं कुछ काफी लोग बोले भैया आइए, अरे बाप रे कौन जाएगा बिहार यार, वहाँ ठीक है, कब कौन उठा ले, कौन कहाँ मार दे, कौन कहाँ छीन ले, कौन कहाँ गरिया दे आपको। वो तो आप ट्रेन नहीं पार हो सकते बिहार में, जाते ही आते ही पहले ही जैसे आप आएंगे उधर से, बोलते हैं कि भाई जो दिल्ली से ट्रेन जा रही कलकत्ता, बोलते हैं भाई जैसे बिहार में आते कोई चढ़ जाता है और बोलता है घुस का। हाँ बता रहे ये क्या है, घुस का क्या होता है। हाँ, तो ये चीज हो गया। आप सोचिए,
तो इसीलिए ये एक चरम सीमा पे है। पलायन को रोकने के लिए हमें समाधान देने की जरूरत है। समाधान क्या होगा? इकोनॉमिक समाधान एक है, ये एक है जो आप कह रहे हैं, आर्थिक समाधान ये एक है। इसके साथ और भी समाधान आपको देने होंगे, वो है भ्रष्टाचार से मुक्ति के समाधान, भय से मुक्ति के समाधान। क्योंकि हर आदमी सिर्फ आर्थिक मुक्ति कर देने से नहीं आ जाएगा, क्योंकि जो ब्रेन है, हो सकता है हमारे जो लेबर भाई हैं, हमारे जो लोग भाई लोग बाहर जाके लेबर का काम कर रहे हैं, जो वहाँ पे जाके मजदूरी कर रहे हैं, उनके लिए एक जगह बनेगा अगर हम यहाँ आर्थिक व्यवस्था क्रिएट करते हैं, जो हम करेंगे। जल स्वराज का ये एक संकल्प है, करेंगे। लेकिन वो लोग जो भय से गए हैं, जो अपने आत्मसम्मान को बचाने के लिए चले गए हैं, उनको वापस लाने के लिए, उस ब्रेन ड्रेन जो हुआ है उसको रिवर्स करने के लिए, उस तख्ते को लाने के लिए एक अलग लेवल पे और भी काम करने की जरूरत है, जो कहीं ना कहीं आर्थिक समृद्धि से शुरुआत होगी। एक आर्थिक, सामाजिक, एक प्रशासनिक, जो ये बेहतर ही हो जाएगा, तभी ये पलायन का जो ओवरऑल मुद्दा है, इस पे हम इसको हम ठीक से इसको डील कर पाएंगे। और दूसरा आपने और एक प्रश्न पूछा था, भ्रष्टाचार तो इस कदर घुसा हुआ है हमारे समाज के लगभग हर एक अंग में। आप घरों में चले जाइए, मैं बता रहा हूं आपको, ये हालत में बताऊं, मुझे खुद शर्म आता है ये कहते हुए कि जब गांव में जाएंगे ना आप, चाहे कहीं पे चलेंगे, मतलब इस लेवल पे लूटने खसोटने का जो एक, आप देख लीजिए, भाई भाई की संपत्ति, ये क्या है? भाई बाहर काम कर रहा है, इधर उसका जमीन लूट लो, क्या है ये भ्रष्टाचार नहीं है? भैया हमारा बेटवा के एडमिशन करा दो, ये क्या भ्रष्टाचार नहीं है? समाज में भ्रष्टाचार इस कदर बढ़ते जा रहा है। और जब आप जहां जाएंगे, भैया इसका ज्वाइनिंग कर, मुझे किसी ने अप्रोच किया कि किसी पोस्ट के लिए, कि भैया ये पोस्ट पे भर्ती आई है, थोड़ा किसी को बोल दीजिए। उसको बोला, यार कुछ भी, मतलब तुम्हें पता नहीं मैं कैसा आदमी हूं, तुम मेरे से ये अप्रोच कर रहे हो। हाँ ना भैया, तन देख लिया। मैं कहा देखो, मुझे नहीं पता ये क्या होता है, कैसे होता है, मैं पहले समझूंगा फिर बात करूंगा, कह के मैं टाल दिया। थोड़ी देर में फोन करता हुआ वापस मुझे, भैया ये हो जाए ना नौकरियां, तो थोड़ा कहीं कमाई वाला जगह पे पोस्टिंग करा दीजिएगा। सोचिए, नौकरी नहीं हुआ अभी उसका, भैया थोड़ा कमाई वाला जगह पोस्टिंग। ये भ्रष्टाचार समाज में है, ये भ्रष्टाचार उस समाज में है जो 5 किलो चावल के लिए, जो थोड़ा सा मुर्गा भात के लिए, जो चंद रुपए के लिए, साड़ी के लिए, और ऐसी छोटी छोटी चीजों के लिए अपना वोट तक बेच दे रहा है, अपने बच्चों के भविष्य, अपनी किस्मत बेच दे रहा है। समझ ही नहीं पा रहा वो। ये भ्रष्टाचार नहीं है तो क्या है? यही भ्रष्टाचार घूम घूम के हम लोग को थपेड़े मारता है इस समाज में। आप जहां जाते हैं वही आपको महसूस होता है, यार ना आपकी इज्जत है, ना कोई कद्र है, ऊपर से आपको पैरवी भी चाहिए, पैसे भी चाहिए। और ब्लॉक और हर के बारे, अंचल के बारे में आप क्या राय है? बिल्कुल यही है, क्योंकि जो ब्लॉक में मेरा भाई बैठा हुआ है, जो नौकरी करना है, उसको नौकरी शायद किसी के ऐसे करके मिला है, भ्रष्टाचार के दम पे मिला है ज्यादातर, और आपको पोस्टिंग मिलता है पैसे देने के लिए। मैं एक जन से बात करता, आप सुनिए, आपके कैमरे में बता रहा हूँ, सरकारी मुलाजिम, सीनियर मुलाजिम। मैं पूछा भाई पोस्टिंग की तेरी, बोलते भाई इसके लिए ऐसा है, इसकी वहाँ पोस्टिंग हुई है, इतना 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 करके उसने किया है, और हर 3 महीने में उसको रिचार्ज करना पड़ता है। अच्छा, पोस्ट पे बचे रहे। अच्छा, मतलब जिस पोस्ट को वो वहाँ पाया है, यस, उसको रिचार्ज कर। यस, क्या आप यूपीएससी क्वालिफाई करके आए हैं? क्या आप बीपीएससी क्वालिफाई कर रहे हैं? किस समाज में रह रहे हैं हम लोग? और वो अधिकारी जो पैसे दे के पोस्टिंग पे आया है, वो आपको लगता है आपका काम करेगा? भाई साहब, वो पैसे बनाने आया है, वो पैसे के खेल में है, वो यहाँ पे सर्विस देने नहीं आया है। उसे सरकारी नौकरी क्यों चाहिए? सरकारी नौकरी के लिए नहीं चाहिए, तो भाई प्राइवेट में भी तो नौकरी, वो नहीं चाहिए, सरकारी ये चाहिए। काहे? माल बनावे के बाद। ये है प्रॉब्लम। भ्रष्टाचार इस कदर घुसा हुआ है हमारे समाज को, वो जो मैंने बताया ना आपको, ड्रग्स को लेकर मुक्ति, डिमांड रिडक्शन, सप्लाई रिडक्शन, हम यहां भी लागू होता है। समाज में बच्चों को सिखाया जाए, पहले सिखाया जाए। एक बच्चे का आप एडमिशन कराते हैं यार किसी सिफारिश से, क्या है सिफारिश? भ्रष्टाचार नहीं है तो क्या है? तो कह रहे भैया हम ही क्यों, तो सब लोग कर रहे हैं। अब भाई तुम सुधर जाओ ना, आप तो भ्रष्टाचार का पार्ट मत बनिए कम से कम। सब कर रहे हैं तो हम भी करेंगे, ये कौन सा है? एग्जाम पास कराना, सब कुछ आप नाम लीजिए, भ्रष्टाचार है उसमें।
और ये तभी ठीक होगा जब ये व्यवस्था परिवर्तन होगा, और व्यवस्था उन लोगों के हाथ में हो जो इस भ्रष्टाचार से मुक्त हो दिमागी तौर पे और अपनी जमीर के तौर पे। तभी वो भ्रष्टाचार हर तरह का, पावर का लोभ, पैसे का लोभ, हैसियत का लोभ, कोई भी लोभ जो है वो आपसे भ्रष्टाचार करवाएगा। इससे जो मुक्त हो वही सही मायने में हमारे समाज को और बिहार को गति दे सकता है, और जिस हम दिशा और दशा बदलने की बात करते हैं वही लोग वो दे सकते हैं। और मेरा ये सीरियसली मानना है कि जज स्वराज में ऐसे सही लोगों को लाया जा रहा है, ये सही सोच उनमें इनकलकेट करने की कोशिश की जा रही है, और एक सामूहिक प्रयास से अगर इस चीज को किया जा सके, बिहार की किस्मत बदलते 1 साल तक नहीं लगेगा। आप देखिएगा, 1 साल नहीं लगेगा, मतलब लॉ एंड ऑर्डर तो ऐसे 1 हफ्ते में ठीक हो जाएगा, वो तो छोड़ दिए। जैसे लॉ एंड ऑर्डर ठीक होगा सब कुछ ठीक हो जाएगा, सब लाइन पे आ जाएगा। बहुत बारीकी से आपने, बहुत ही मतलब सबसे पहले तो मैं आपको इसके लिए धन्यवाद देता हूँ कि आपने बड़ी शालीनता के साथ इतने लंबे इंटरव्यू को आपने आगे बढ़ाया, और उसमें लेकिन अब अंतिम बारी उन लोगों की है जो युवा हैं, जो छात्र हैं, और वो भी पीड़ित हैं कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार, पेपर लीक होना वगैरह वगैरह। तो मैं चाहता हूँ कुछ बात उनके लिए अगर आप कह दें थोड़े समय में तो अच्छा रहेगा। तो पहला सवाल ये कि आपने यूपीएससी की तैयारी कैसे की, और उसके बारे में थोड़ा विस्तार से बताएं। विस्तार देखिए, यूपीएससी की तैयारी मैंने कोचिंग नहीं किया, मैं स्कूल कॉलेज में जो पढ़ाई पढ़ा उसी से किया, और मैं ऑलरेडी सर्विस में था। मैं कॉलेज से निकलते ही मैंने एग्जाम दिया था, वेस्ट बंगाल सिविल सर्विस मेरा क्रैक हो गया। और क्यों क्रैक हुआ? क्योंकि मैंने स्कूल कॉलेज में ढंग से पढ़ाई की, ढंग से। बिहार में तो स्कूल कॉलेज पढ़ाई नहीं होता है, बच्चे को कोचिंग पे आपने डिपेंडेंट कर दिया है। स्कूल के बच्चे कोचिंग जा रहे हैं, तो स्कूल में कौन पढ़ रहा है? स्कूल में हो क्या रहा है? वो शिक्षक जिनको हम भर्ती कर रहे हैं वो कर रहे हैं, क्या काम में लगाए जा रहे हैं उनको? उनके कंडीशंस इतने खराब कर दिए गए शिक्षक के कि वो क्या बच्चों को पढ़ाएंगे। आप और काम कराया जा रहा है, काम भी और कराया जा रहा है, और अलग अलग तरीकों से भर्ती कराया जा रहा है, कहीं कहीं और से निर्यात करके लाया जा रहा है ना। तो ये सब चीजें चल रही हैं। बिहार में तो क्वालिटी नहीं है, यहाँ पे क्या बोलेंगे? इसलिए ना, यहाँ पे कोई डोमिसाइल का भी चीज नहीं है। बिहार के लोगों को बिहार में नौकरी नहीं मिल रही है, अब दूसरे राज्य के लोगों को भी यहाँ पे एडजस्ट किया जा रहा है। अच्छी बात है, करिए, मुझे इससे परहेज नहीं है, लेकिन पहले इनको कर दीजिए, पहले इनको कर दीजिए, और फिर हम तो चाहते हैं कि बिहार ऐसा बने कि हर राज्य का आदमी आए और हम आपको नौकरी देंगे, लेकिन पहले अपने घर के बच्चों को तो कर दे यार, पहले इनको तो हम सेट कर दें। ये सब नहीं, खाली कागज पे इतना लाख नौकरी दे देंगे, इतना क्या मजाक बना रखा है? किसको बेवकूफ बना रहे हो यार? तो ये सब चीजें चल रही है। इसीलिए बच्चों से मैं, युवाओं से कहूंगा कि जो तैयारी करने लगे, आप इस भ्रष्टाचार के सर्कल को तोड़िए, बनिए वो नींव की ईंट, कुर्बान कर दीजिए अपने करियर को, अगर जरूरत पड़े तो आपको थोड़े दिन करके देखिए, सही व्यवस्था लाइए, मौका दीजिए ऐसे लोगों को जो आपके भविष्य के बारे में सोचते हैं, जो आपके लिए वो अवसर क्रिएट करके देंगे। जब तक ये नहीं होगा, जब तक आप युवा भी जाति के, मैं खुद इस चीज को देख रहा हूं, कुछ लोगों को युवा बच्चे हैं ना, वो जाति पाति की बात करते हैं, भैया आपका सरनेम लगा के बात करेंगे, ये। अब बोले यार तुम कहाँ हो? मुझे तो कम से कम सरनेम से, मैं खाकी का इंसान हूं, मेरा कोई टाइटल ही नहीं है भाई, है ना, मैं खाकी का इंसान हूं। तो हमारा जो आज का युवा है, उसको जो आप यूपीएससी की तैयारी के बारे में बताया, इसके बारे में अलग से एक आपका वीडियो बना सकता हूं जिसपे हम बात करेंगे। लेकिन अभी के लिए मैं बोलूंगा कि अगर सच मायने में आपको जीवन में अवसर चाहिए, तो खुद इस भ्रष्टाचार का पार्ट मत बनो, खुद ऐसे नौकरी मत मांगो जो किसी शॉर्टकट से मिले, किसी ऐसे को पैसे मत दो जो आपको इस चीज का प्रॉमिस करता है, वचन देता है कि हम आपको नौकरी दिला देंगे। ऐसी चीजों को मत सपोर्ट करो जो आपकी पोस्टिंग या कहीं नौकरी मिल गई तो आप पोस्टिंग करवा रहे हैं। थोड़ा सा सहो यार, थोड़ा तो देश के सिपाही मर रहे हैं आपके लिए, आप थोड़ा सा यार, घर से 200 किलोमीटर दूर पोस्टिंग हो गई तो आपका जान निकल रहा है। हम लोग 2,000 किलोमीटर दूर काम करके आए हैं। तो इन सब चीजों से युवाओं की को जरूरत है इस बात की कि ये जो परिवर्तन है ये आपको लाना है। युवा हमारे समाज का इंजन है, जो पावर हाउस है ना, जो हॉर्स पावर, वो हॉर्स पावर युवा है। अगर वो भी इस भ्रष्टाचार का शिकार हो जाएगा, कहीं ना कहीं उसका विरोध नहीं करेगा, अपनी चीज के लिए वो उसमें लिप्त हो जाएगा, बिलीव मी, ना आपकी किस्मत बदलेगी, ना आपके नए प्रजन्मों की किस्मत बदलेगी। हम उसी के शिकार फिर हो रहे हैं जिसके शिकार हमारे बाबूजी हुए, जिसके शिकार हमारे दादाजी हुए, जिसके हमारे चाचा जी हुए, जिसके कारण से आज आपकी ये दुर्दशा है। उसी दुर्दशा को बढ़ाने के लिए
आप कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं। उस कॉम्प्रोमाइज को बंद करिए और तटस्थ होइए, सही व्यवस्था यहाँ पे हम लोग स्थापित करें और फिर जाके हम बात करेंगे कि किस तरह से और अवसर क्रिएट हो और आप जिस काबिल हैं उस काबिलियत के हिसाब से आप जगह पकड़ सके। जस्ट क्योंकि छोटे में ही हम इसको लेंगे कि आजकल यूपीएससी जो एक इतना बड़ा एक ऑरा बन गया है लोगों के लिए, सोशल मीडिया पे इसको बहुत बढ़ा चढ़ा करके पेश किया जाता है, तो उसमें जो कोचिंग्स हैं वो एक बहुत बड़ा व्यापार बन गया है। और आप देख रहे हैं कि लगातार कई कोचिंग ये आकर के हर रिजल्ट के बाद ये कहते हैं कि भाई मैंने इनको आईएएस बना दिया, इनको आईएएस पर। तो क्या सच में कोचिंग ही आईएएस आईपीएस बनाते हैं क्या? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, ये सरासर गलत है। कोचिंग का देखिए मैं बताऊं आपको, आप जब तक पढ़े नहीं, कितने हजारों लाखों लोग जाके कोचिंग करते हैं, रिजल्ट कितने का आता है? बहुत कम, 0.01%। हाँ, उसमें मैक्सिमम लोग वो है ना जो सेल्फ स्टडी वाले हैं, जिनका रिजल्ट है। यस, ओके, मैक्सिमम सेल्फ स्टडी वाले हैं जो खुद पढ़े हैं। कुछ लोगों ने क्या किया है, कोई टेस्ट सीरीज में गए होंगे, ले लिया होगा। कुछ लोगों ने खाली इंटरव्यू मॉक टेस्ट कर लिया होगा। कुछ लोगों ने क्रैश कोर्स कर लिया होगा। जो कोचिंग कर रहे हैं ना, बहुत दुख की बात है, वो कोचिंग ही कर रहे हैं। एक आपको स्टैंडर्डाइज पैटर्न में डाल दिया गया मशीन में कि सब इसी मशीन में आओ, इसी से निकलो, एक टाइप के निकलोगे। तो जो एक टाइप का निकलता है ना, वो सब पार्किंग हो जाता है। जो यूपीएससी क्वालिफाई करने वाले में कुछ स्पेशल होना पड़ता है। आपके आंसर्स वही होंगे जो 100 लोगों ने लिखा, तो 100 लोगों का कॉपी एक ही तरफ जाता है। वो जो 101 नंबर वाले का कॉपी अलग था, वही सेलेक्ट होके लबासना जाता है। आपको ये लीग में अगर आ जाएंगे तो आप लीग में रह जाएंगे, और लीग से हटने के लिए पहले आप ये कोचिंग का भूत दिमाग से उतारिए, खुद पढ़िए। जरूरत लगता है आपको कि कोचिंग मदद कर सकता, कहीं पे जाके हेल्प मिल सकता, टचअप मिल सकता, रिफाइन कर सकता है। कोई टीचर है, ले लीजिए हेल्प रिफाइन करने के लिए। पढ़ा नहीं सकता आपको कोई कोचिंग, वो खुद करना पड़ेगा, खुद पढ़ना पड़ेगा। तो ये बात मैं और बहुत जिम्मेदारी से बोल रहा हूँ। तो मेरा मानना है कि जो किताबें हैं वो खुद टीचर है। किताबें तो देखिए सबके पास सामने है, वो तो सबके लिए टीचर है, लेकिन स्टूडेंट की क्वालिटी डिसाइड करेगा कि रिजल्ट आएगा कि नहीं, टीचर की क्वालिटी नहीं। ठीक है, यानी कि ये आपका कहने का मतलब है कि कोचिंग्स बहुत मायने नहीं रखता है, बस आपको अपनी सेल्फ स्टडी पे फोकस। अगर नहीं पढ़ेंगे, धरती का कोई कोचिंग आपको पास नहीं करा सकता। कोई कोचिंग में दम नहीं है कि आपको पास करा दे। आपकी खुद की मेहनत है जो जिससे आप पास होते हैं। आप कोचिंग को क्रेडिट दे देते हैं, कोचिंग क्रेडिट ले लेती है। ये आप लोगों के आपस की बात है। क्यों होता है ऐसा, ये जो जिनका फोटो छपता वही बेहतर जानते होंगे। लेकिन मेरा मानना है कि आप अपने मेहनत से ही एग्जाम निकालते हैं, किसी कोचिंग के दम पे नहीं निकालते। सर बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। बातें बहुत करने के लिए है, बहुत अभी विस्तार है। हमें लगता है कि अभी समय करीब 11 साढ़े 11 बज रहे हैं। भाई साहब 1:45 बज रहे हैं। अच्छा, 1:45 हो रात के 1:45 बजे आपने अपना इतना कीमती समय हमें दिया है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मुझे उम्मीद है कि ये इंटरव्यू लोगों को बहुत पसंद आएगा, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और कहीं ना कहीं एक नई ऊर्जा उनको मिलेगी। तो अंत में बस मेरे दर्शकों को आप अपनी तरफ से कुछ मैसेज देना चाहते हैं तो कह दीजिए। मैं इस इंटरव्यू के बारे में बोलूँगा कि बहुत बेबाकी से मैंने सारी बात बताई, दिल से बोला, खुल के बोला, और मैं चाहता हूँ कि हमारे युवा इस बेबाकी से सामने आए। मैं आपके दर्शकों से चाहता हूँ कि अगर आपको अपनी और बिहार की किस्मत बदलनी है तो अपनी किस्मत और बिहार की किस्मत को अपने हाथों में लीजिए, तभी बदलेगा। जब तक आप अपनी किस्मत किसी और को डिसाइड करने देंगे तो फिर आप कंप्लेन करके फ़ायदा नहीं, फेसबुक पे ये कहानियाँ लिख के फ़ायदा नहीं, बड़े बड़े स्टोरी लिख के कोई फ़ायदा नहीं। कुछ करना है तो ज़मीन पे उतरिए, साथ मिलते काम करते। यही कहूँगा, बिहार के सॉल्यूशंस का पार्ट बनिए, इसके प्रॉब्लम्स के नहीं। थैंक यू। ओके सर, थैंक यू।